थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग। आई एम डूइंग गुड। आईएएस जूही। हिमांशु, गुड इवनिंग। हाउ आर यू हिमांशु? मनीष, माधवी, गुड इवनिंग। मैं भी अच्छा हूं, आप कैसे हो? तो नमस्ते नमस्ते। कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छी चल रही है? तो सभी लोग पढ़ के आए मैग्नेटिज्म? मैग्नेटिज्म में अगर मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके पहले समझा था कि मैं देखा था कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका कि जो साउथ है वो ऊपर है और नॉर्थ नीचे है। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, हजारों साल बाद अपनी दिशा बदलता है। क्यों बदलता है, हमने ये भी रीजन देखे। किसी ने बोला कि सनस्पॉट, किसी ने बोला कॉमेट, लेकिन कारण क्या था उसका? उसके अंदर छोटे छोटे डाइपोल्स होते हैं, वो अपनी डायरेक्शन बदल लेते हैं उसकी वजह से। और कारण मेन है डेंसिटी और बुयांसी। और वो क्यों आते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक, ओके। फिर हमने समझा कि जियोमैग्नेटिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड में क्या अंतर है। जियोमैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसा एज्यूम करना कि बाहर मैग्नेट है। ठीक है, ऐसा हाय मिल्टन। ठीक है, बाहर मैग्नेट है। पूरा रिवाइज करके आए हैं, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हम डूइंग गुड श्वेता। ऐसा लगा बाहर मैग्नेट है, बाहर मैग्नेट है तो बिल्कुल सीधा है एक्सिस, लेकिन हमारी तो बाहर मैग्नेट नहीं है। एक्चुअली तो वो अंदर क्या है, वो तो मॉल्टन है, मॉल्टन कोर है, कोर के अंदर से ही करंट चल रहा है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है। तो अगर तो कोर ही स्टेबल नहीं है तो फिर तो एक्सिस कैसे स्टेबल हो सकते हैं? एक्सिस भी क्या थे, अनस्टेबल, चेंज हो रहे थे, चेंजिंग चेंजिंग थे एक्सिस। ठीक है, तो ऑल दोस थिंग्स वी डिस्कस कि क्यों आया मैग्नेटिक फील्ड, कैसे आया। हमने देखा कि अलग अलग थ्योरीज थी कि क्या रीजन है मैग्नेटिक फील्ड। किसी ने बोला रॉक मैग्नेटिज्म, किसी ने बोला बार मैग्नेटिज्म, लेकिन जो रियल रीजन था दैट वाज नीदर द रॉक मैग्नेटिज्म नॉर द बार मैग्नेटिज्म। द रियल रीजन वाज व्हाट, रियल सही कारण उसका था क्या? तो ये क्या, कौन सा इफेक्ट था जिसके कारण मैग्नेटिज्म आ रहा था? कौन सा इफेक्ट था? देखिए काजल, सोलर फ्लेयर कैसे फ्लिप कर सकती है, ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। सोलर फ्लेयर के इफेक्ट से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो डायरेक्शन बदल लेती है, ये बोला गया था। ठीक है, जो नीचे से निकल रही है वो घूम के वापस चली जाती है, लेकिन थ्योरी गलत थी। दिस थ्योरी वाज नॉट प्रूवन करेक्टली। ठीक है, डायनामो इफेक्ट बिल्कुल सही बात है। तो रियल इफेक्ट वाज व्हाट, डायनामो इफेक्ट। रोटेशन था कोर के अंदर, उस वजह से क्या हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ था। तो ये कुछ बातें हमने डिस्कस करी थी कल की क्लास में। और फिर हमने कुछ क्वेश्चन भी देखे कि मैग्नेटिक फील्ड से क्या इफेक्ट हो सकते हैं। आपका जीपीएस सिस्टम गड़बड़ हो सकता है, बर्ड्स का मैग्नेटो परसेप्शन गड़बड़ हो सकता है, एनिमल्स का गड़बड़ हो सकता है ना, सैटेलाइट के सिग्नल गिर सकते हैं, सुनामी समझ देखा जा सकती है। ठीक है, उसके बाद हमने समझा कि अर्थ पे ऑरोरास दिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ उसके इफेक्ट में देखे, इसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ गया था। ठीक है, तो जरा बताइए कि ये समझाइए मुझे कि कितने सालों बाद मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। चलिए थोड़ा सा सवाल जवाब कर लेते हैं आप लोगों से, है ना। देख लेते हैं कितना पढ़ रहे हैं सभी लोग। जो नहीं पढ़े उनकी पिटाई की जाएगी, जो पढ़े हैं उनके साथ पार्टी की जाएगी, है ना। ये सही रहेगा, ओके। तो बताइए कि जरा कितने सालों बाद मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप होता है। जस्ट लेट मी नो आफ्टर हाउ मेनी इयर्स मैग्नेटिक फील्ड गेट्स फ्लिप्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितने सालों बाद जाके फ्लिपिंग होती है, कौन बताएगा? 10,000 साल से लेकर 2.5 लाख साल तक, मतलब हजारों से लाखों सालों में, है ना। ये सवाल में था पहले कौन आया, पहले कार्बन डाइऑक्साइड आई या पहले ऑक्सीजन आया? ये सबको पता होना चाहिए। पहले कार्बन डाइऑक्साइड आई या पहले ऑक्सीजन आया? चलिए बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। सभी लोगों ने सही आंसर दिया है, एकदम अच्छे से तैयारी करके आए हैं सभी लोग। सुपर सुपर सुपर। पहले क्या आई, कार्बन डाइऑक्साइड, है। उसके बाद फिर क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस हुआ तो फोटोसिंथेसिस की वजह से ही क्या हुआ, बिकॉज़ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हुई और ऑक्सीजन का जन्म हुआ। इस तरीके से एटमॉस्फेयर मॉडिफाई किसने किया, जो लिविंग बीइंग्स थे, या फिर ग्रीन प्लांट्स थे, या ग्रीन जो वेजिटेशन थी, जो लाइफ थी। तो लाइफ का मतलब ये होता है कि जो लिविंग बीइंग्स यानी कि एल्गी, यानी कि बैक्टीरिया, उन्होंने CO2 का इस्तेमाल किया, ऑक्सीजन दिया। इस तरीके से और बहुत सारी गैसेस दी तो अर्ली एटमॉस्फेयर क्या हुआ, चेंज हुआ। किसी ने मीथेन दी, किसी ने नाइट्रोजन ऑक्साइड दी, किसी ने सल्फर दी। इस तरीके से बहुत सारे बैक्टीरिया अलग तरीके से निकालते हैं, एटमॉस्फेयर क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया आंसर दिया आप सभी लोग, बहुत अच्छा लगा मुझे जान के, एकदम फैक्चुअल आंसर दिया। चलिए जल्दी से बता दीजिए कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जीएमटी में कितने घंटों का फर्क होता है। जल्दी से बता दीजिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जीएमटी में कितने आवर्स का फर्क होता है। हाउ मेनी आवर्स डिफरेंस इज देयर, हाउ मेनी आवर्स डिफरेंस इज देयर, कितने घंटों का फर्क होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जीएमटी में? 5.5 घंटे, शाबाश। 5 कौन बोल रहा है, 6 कौन बोल रहा है? इसमें गलत आंसर मिल रहा है मुझे, है मतलब पढ़ के नहीं आया। एक बच्चा, एक इंसान 2.5 घंटे बोला किसी ने। मैं स्पेशल चैट ढूंढ के पढ़ाई करूंगा उनकी। 2.5 घंटे कहां से हो गया, 5 आवर्स 30 मिनट्स या 5.5 आवर्स? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वंडरफुल आंसर, वंडरफुल, सुपर सुपर। कौन बताएगा कोर का टेंपरेचर, कौन बताएगा रफली कोर का एक रफ टेंपरेचर जो मैंने देखा अभी तक कोर के अंदर एट डिस्टेंस ऑफ 5100 किलोमीटर? कौन बताएगा टेंपरेचर? 5000 डिग्री, लगभग 4700 टू 5000 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही बताया, एब्सोल्युटली राइट, परफेक्ट परफेक्ट। कोर का टेंपरेचर बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने, परफेक्ट। व्हिच लेयर इज द सोर्स ऑफ लावा? वोल्केनिज्म का जो सारा इल्जाम है वो कौन सी लेयर लगता है, क्रस्ट पे, मेंटल पे, कोर पे? बताइए जरा। वोल्केनिज्म, लावा, हमने देखा था कन्वेक्शन सेल निकलते हैं कहीं से, जगह से कन्वेक्शन करंट होते हैं। तो वोल्केनिज्म का मैंने बताया था एक पर्टिकुलर लेयर हो जाता है, कौन सी लेयर है वो? ठीक है, 5.5 घंटे अभी भी कुछ लोग 5.5 घंटे आंसर दे रहे हैं, शायद लगा रहा होगा। तो वोल्केनिज्म का पूरा शेयर किससे आता है, मेंटल को? बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वंडरफुल, एकदम सही बता रहे हो, शाबाश, ग्रेट, ओके ओके ओके। हाईएस्ट डेंसिटी कहां होती है, व्हिच लेयर हैज द हाईएस्ट डेंसिटी? MENTLE वाला मेंटल नहीं, MENTLE वाला भाई, इट इज MENTLE, हाईएस्ट डेंसिटी एंड हाईएस्ट वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिक वेव्स का श्रेय किसको जाता है? कोर को, वाओ सुपर, क्या बात है, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अब मुझे ये बताएंगे लोग सभी कि जरा डेंसिटी किसकी होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की होती है या फिर ओशन क्रस्ट की होती है? इसमें बहुत लोग गलत करने वाले हैं आज। हाईएस्ट डेंसिटी इन अमंग द क्रस्ट इज फॉर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, हाई डेंसिटी इज फॉर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशन क्रस्ट? हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी इज फॉर व्हिच क्रस्ट? वाह बहुत बढ़िया, शाबाश, ओशन क्रस्ट बोल रहे हैं लोग, तो ये कॉन्टिनेंटल वाले भी हैं कुछ लोग। चैट ढूंढ ढूंढ के पढ़ाई होगी, देखना तुम्हारे चैट ढूंढूंगा, फोन नंबर ढूंढूंगा, घर का एड्रेस निकालूंगा, वहीं आके पढ़ाई करूंगा। कॉन्टिनेंटल बोल रहे हैं अभी भी, एक बार नाम दिख जाए मुझे किसी कॉन्टिनेंटल वाले का, इतनी तेज भागे कमेंट्स में पकड़ नहीं पाया। आदित्य सोनी, आप गलत आंसर क्यों कर रहे हो? कॉन्टिनेंटल नहीं है, ओशन क्रस्ट है, सब लोग हंस रहे हैं। कॉन्टिनेंटल नहीं है भाई, मतलब मजबूर हो कि घर आके पढ़ाई करूं, इतना पढ़ाने के बाद भी गलत हो रहा है ना। ये जानबूझ के कर रहे हैं, चलो इसी बार घर तो आएगा, पकड़ लेंगे। चलो अच्छी बात है, गुड गुड सुपर, ब्रिलियंट गाइस। चलिए तो क्रस्ट मेंटल कोर हमें क्लियर है, हमने बेहतरीन तरीके से उसको समझ लिया। ये बता दो
चलो थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं, ठीक है? तो 5 मिनट और लगाते हैं, देखते हैं आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है कि जब भारत में समर सॉल्स्टिस चलता है, जब भारत में समर सॉल्स्टिस होगा तो कौन से वाले पोल पे कंटिन्यूअसली नवरात्र हो रही होगी? जब भारत में समर सॉल्स्टिस होगा, जब भारत में समर सॉल्स्टिस होगा तो उस टाइम पे जो कंटिन्यूअस रात होगी, ठीक है, मतलब दिन निकलेगा ही नहीं, कौन से वाले पोल पे होगा? नॉर्थ पोल या साउथ पोल? ओके, सुपर्ब सुपर्ब, साउथ पोल बोल रहे हैं सभी लोग, एंटार्क्टिका, वाओ। सिमरन सिमी, नॉर्थ पोल, अगली पढ़ाई आपकी होगी सिमरन, बहुत गलत बात। पवन कुमार बोल रहे नॉर्थ पोल, पवन तुम बचे रहना, छोले भटूरे भी बोल रहे नॉर्थ पोल, तुम भी बचे रहना, ठीक है? छोले भटूरे, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है, तुम आंसर कैसे कर रहे हो छोले भटूरे टाइप्स, ठीक? नॉर्थ पोल नहीं है भाई, साउथ पोल है, ठीक है? साउथ पोल में रात होगी ना कंटिन्यूअसली, जब इस तरीके से झुका होगा तो नॉर्थ पोल कहाँ होगा? ये नॉर्थ वाला पोल सन की तरफ होगा, साउथ वाला दूर होगा, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इसे बोलते हैं कि जो एंटार्क्टिका है, जब भारत में समर सॉल्स्टिस होगा, इंडिया में समर सॉल्स्टिस होगा या नदर हेमिस्फीयर समर सॉल्स्टिस होगा, क्योंकि इंडिया नदर हेमिस्फीयर में लाइक करता है, तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे अगर हमें दिन दिख रहा है, अगर हमारे को समर सॉल्स्टिस फील हो रहा है, हमारे समर चल रही है, तो सदर्न हेमिस्फीयर विंटर होगी और एंटार्क्टिका में कंटिन्यूअस नाइट होगी। तो ऐसा बोलेंगे एंटार्क्टिका में सन कभी भी होराइजन से नहीं निकलेगा, सन विल नेवर राइज, ओके, एंड सन विल ऑलवेज बी नाइट, ठीक है? चलिए बढ़िया, ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन, वेरी गुड। चलिए बता दीजिए जरा कि स्प्रिंग और ऑटम कौन कौन से डेट्स को होते हैं? इक्विनॉक्स दो डेट को होते हैं ना, दो डेट के नाम लिखो जल्दी से, दो डेट्स के नाम लिख दो, स्प्रिंग और ऑटम, इक्विनॉक्स के दो डेट्स के नाम लिखिए फटाफट, जल्दी से लिखो, तभी तो मैं जाऊंगा अगले सवाल पे। जल्दी करिए भाई, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी से डेट्स लिखिए। समर मतलब इक्विनॉक्स, स्प्रिंग और ऑटम दोनों इक्विनॉक्स के नाम लिख दीजिए फटाफट से, जल्दी। ओके ओके ओके, अगर अगर लंदन में 1 बज रहा है, बहुत बढ़िया, सुपर गाइस, अगर लंदन में 1 बज रहा है, ठीक है, लंदन में अगर 1 बज रहा है तो 60 डिग्री ईस्ट में कितना बजा होगा? जरा बताइए। लंदन में 1 बज रहा है, दोपहर का 1, ठीक है, लंदन में 1 बज रहा है, 60 डिग्री ईस्ट में कितना बजा होगा? 60 डिग्री ईस्ट में कितना बजा होगा? भैया तुम्हारी एग्जाम क्वेश्चन नहीं है कि इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछा, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा इतना इजी क्वेश्चन, ठीक है? ये सिर्फ इसलिए कि आप समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया, सही आंसर लिख रहे हैं काफी सारे लोग। अगर अगर लंदन में 1 o'clock टाइम है तो 60 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम होगा? लंदन में अगर 1 बज रहा है तो लंदन में तो 0 डिग्री है, तो 60 डिग्री मतलब 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 60 डिग्री में 4 घंटे, तो 1 बजे में 4 घंटे ऐड करो, ईस्ट मतलब ऐड, तो 1 बजे में 4 घंटे ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 5 बजे शाम के 5 PM, सुपर, ब्रिलियंट गाइस। ममता 6:30 बजे का आंसर दे रही हैं आप, गलत एकदम ये। 3:30 कौन बोल रहा है? सुदीप भाई है, आप भी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ऋषभ आप भी गलत बोल रहे हैं। ये 4:30 वाला कौन है? 5 PM है, 5 AM नहीं है, तो सोचो 5 आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, 5 बजेंगे, बिल्कुल सही आंसर है, 5 इज द राइट आंसर, 5 इज द राइट आंसर, ओके ओके, सुपर सुपर सुपर, चलिए बहुत बढ़िया, ओके। टोटल कितने हमारे पास जो हम इवैल्यूएट करते हैं, कितने लॉन्जिट्यूड्स हैं और कितने लैटिट्यूड्स हैं? कितने लैटिट्यूड्स हैं और कितने लॉन्जिट्यूड्स हैं, बताइए। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स दोनों के बारे में बताइए मुझे, हाउ मेनी लैटिट्यूड्स एंड हाउ मेनी लॉन्जिट्यूड्स? ओके, तो लॉन्जिट्यूड वैरायटी 1 है, लैटिट्यूड वैरायटी 1 है। लैटिट्यूड्स हमने इवैल्यूएट करने के लिए वैरायटी डिफाइन कर ली है, वरना सर्कल तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है? और 60 कितने लॉन्जिट्यूड्स, ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, ब्रिलियंट, सुपर, मार्वेलस गाइस। चलिए शाबाश, बेहतरीन जवाब दिया आप सभी लोगों ने, मजा आया। तो देखिए हम आज पढ़ेंगे जियोमॉर्फिज्म। आज का जो हमारा डिस्कशन है, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, दैट इज जियोमॉर्फिज्म। जियोमॉर्फिज्म के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जियोमॉर्फिज्म या जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, इनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जियोमॉर्फिज्म, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, चलिए उसके बारे में समझते हैं। तो कोशिश करिएगा मेरे साथ साथ आप लोग नोट कर लें, ठीक है? मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि थोड़ा हम लोग चीज अगर फास्ट करेंगे, मतलब नोट डाउन, तो थोड़ा समय बच जाएगा हमारा, तो थोड़ा जल्दी जल्दी आप लिखने ट्राई कीजिएगा, ठीक है? ओके ओके, चलिए ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जियोमॉर्फिज्म के बारे में, ठीक है? तो जियोमॉर्फिज्म क्या है, जियोमॉर्फिज्म को आप कैसे डिफाइन करते हैं, हाउ डू यू डिफाइन जियोमॉर्फिज्म, व्हाट इज जियोमॉर्फिज्म? तो पहले अगर मतलब समझें जियोमॉर्फिज्म का, तो जियो जो वर्ड है उसका मतलब है अर्थ, जियो जो वर्ड है उसका मतलब अर्थ, और मॉर्फिज्म जो वर्ड है उसका मतलब है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, तो इट इज फॉर्मेशन अपॉन द अर्थ, मतलब अर्थ के ऊपर कुछ कुछ जो फॉर्म्स हैं उनका बनना, उसे जियोमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है? उसे जियोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो जियोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, अर्थ के ऊपर जो भी हमको अलग अलग तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, फॉर एग्जांपल हमको पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, वी गेट टू सी माउंटेन्स ओवर द अर्थ, वी गेट टू सी प्लेट्यूज ओवर द अर्थ, एट द सेम टाइम वी गेट टू सी लॉट ऑफ डिफरेंट फीचर्स। फॉर एग्जांपल हमको जो बहुत सारी ऐसी कोस्ट हैं जो देखने को मिलती हैं, सी बीचेस देखने को मिलते हैं, हमको काफी सारी कोस्ट समंदर के अंदर भी पता लगता है ज्योग्राफी से कि हाँ कुछ कोस्ट है वो सबमर्ज हो गई हैं, ठीक है? कई बार हमको अलग अलग तरह की वैलीज देखने को मिलती हैं, माउंटेन्स देखने को मिलती हैं, प्लेट्यूज, हिल्स, ये सब क्या है, अर्थ के फेस पे जो भी बदलाव आ रहे हैं, जो भी बदलाव आ रहे हैं, उन बदलाव के लिए जियोमॉर्फिज्म रिस्पांसिबल है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस रिस्पांसिबल है, या जियोमॉर्फिक मूवमेंट रिस्पांसिबल है। तो जियो मतलब अर्थ, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्मेशन, फॉर्मेशन किसका? अर्थ के ऊपर अलग अलग तरह के फीचर्स का। वो अलग तरह के फीचर्स क्यों आते हैं, वो समझते हैं कि वो अलग तरह के फीचर्स क्यों आते हैं, बट जियोमॉर्फिज्म का मतलब बेसिकली कि जो अर्थ के अंदर अंदर अर्थ के ऊपर जो होने वाली मूवमेंट है, तो जो जियोमॉर्फिज्म है इट स्टडीज अबाउट अर्थ मूवमेंट्स, अर्थ मूवमेंट, ये मूवमेंट वो वाली मूवमेंट है कि अर्थ रोटेशन या स्पिनिंग कर रही है, अर्थ मूवमेंट्स, अर्थ मूवमेंट मतलब क्या है कि अर्थ की जो क्रस्ट की मूवमेंट है, अर्थ की जो क्रस्ट की मूवमेंट है, ठीक है? तो क्रस्ट की मूवमेंट की वजह से क्रस्ट हिल रही है, क्रस्ट एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही है, माउंटेन्स बन रही है, क्रस्ट दब रही है, क्रस्ट खिंच रही है, क्रस्ट एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही है, क्रस्ट टेढ़ी हो रही है, क्रस्ट नीचे की तरफ जा रही है, क्रस्ट ऊपर की तरफ आ रही है, ये क्यों हो रहा है हम समझेंगे अभी। तो ये सब किसमें आता है, जियोमॉर्फिज्म में आता है। अब जियोमॉर्फिज्म तो ठीक है, तो जियोमॉर्फिज्म को करने वाला है कौन? जियोमॉर्फिज्म को करने वाले हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस,
जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं, ये प्रोसेसेस क्या होते हैं? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं, ये जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? ठीक है, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस ये क्या है? तो ये वो प्रोसेस है जो अर्थ के सरफेस पे कुछ चेंजेस लेके आते हैं। दीस प्रोसेसेस ब्रिंग फिजिकल स्ट्रेस अपॉन द अर्थ सरफेस। फिजिकल एक दबाव डालते हैं, केमिकल चेंजेस लेके आते हैं। तो फिजिकल स्ट्रेस केमिकल चेंजेस लेके आते हैं किसके ऊपर? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अपॉन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर लेके आते हैं कुछ लगने वाली फोर्सेस की वजह से। अंदर से कुछ फोर्सेस लगती हैं, बाहर से कुछ फोर्सेस लगती हैं। जो लगने वाली फोर्सेस हैं उनकी वजह से जब अर्थ के सरफेस पे बदलाव आते हैं, वो जो बदलाव आते हैं वो इस फॉर्म में आते हैं, कुछ पहाड़ियां बन जाती हैं, कुछ घाटियां बन जाती हैं, कुछ पठार यानी कि प्लेट्यूज बन जाती हैं, राइट? कई बार कुछ वैलीज बन जाती हैं, गड्ढे बन जाते हैं, टेंजेस बन जाती हैं। वो वैसे बदलाव आते हैं अर्थ के सरफेस पे, उसे हम बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो दीस आर द प्रोसेसेस। अगर हम बात करें तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में, दीस आर द प्रोसेसेस which bring physical stress and chemical changes. Physical stress and chemical changes due to certain type of forces. कई तरह की फोर्सेस की वजह से, जो कि फिजिकल स्ट्रेस मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, इसके अगेंस्ट प्रेशर के अगेंस्ट क्या होता है? बहुत दबाव लगता है, प्रेशर लगता है। जब प्रेशर लगता है ना ऊपर से अर्थ सरफेस के ऊपर, तो अर्थ सरफेस मना करता है, मेरे को प्रेशर मत लगाओ, तो उसमें क्रैक्स आते हैं। तो स्ट्रेस बेसिकली इज द रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स होती है। रेजिस्टेंस मतलब कि अंदर से मत करिए, ये वाली फीलिंग, ठीक है? डोंट डू। तो इट ब्रिंग्स अबाउट सम चेंजेस। तो आप देख सकते हैं दीस आर द प्रोसेसेस व्हिच ब्रिंग फिजिकल स्ट्रेस एंड केमिकल चेंजेस ड्यू टू सर्टेन टाइप ऑफ फोर्सेस। ओके, एंड अब जब ये फिजिकल स्ट्रेस और केमिकल चेंजेस आते हैं कुछ फोर्सेस की वजह से, ठीक है, देन इट क्रिएट्स चेंजेस ऑन अर्थ सरफेस। ये अर्थ के सरफेस पे कुछ कुछ बदलाव लेके आते हैं, ठीक है? ये अर्थ के सरफेस पे कुछ कुछ बदलाव लेके आते हैं, कुछ कुछ चेंजेस लेके आते हैं, ठीक है? और वो चेंजेस अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर सकता है। क्रिएट चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट रिलीफ फीचर्स। डिफरेंट रिलीफ फीचर, ये डिफरेंट जो रिलीफ फीचर्स मैंने लिखे हैं, ये डिफरेंट रिलीफ फीचर्स क्या हैं? these different relief features can be mountains, these different relief features can be hills, these can be valleys, these can be plateaus, these can be plateaus. So these are the geomorphic processes. तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस हैं जो कि अर्थ के शक्ल पे, अर्थ के सरफेस पे चेंजेस लेके आते हैं। जो आज आप देखते हैं अर्थ के सरफेस पे, आप पहाड़ देखते हैं, आप घाटियां देखते हैं, आप प्लेट्यूज देखते हैं, राइट? आप देखते हैं कि कहीं से बिल्कुल टूटा हुआ है, कहीं बहुत गहरी खाई है, ठीक है? कहीं पे बीच में रिफ्ट है, रिफ्ट वैली है। तो वो सारे प्रोसेसेस जो हैं वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस की वजह से बने हैं। वो सारे फीचर्स जियोमॉर्फिक प्रोसेस की वजह से बने हैं। तो जो भी जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते हैं वो जियोमॉर्फिक एजेंट्स की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? जियोमॉर्फिक एजेंट्स। हम देखेंगे आगे चल के एजेंट्स क्या होते हैं। तो जियोमॉर्फिक एजेंट्स की वजह से होते हैं। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस दे आर कॉज्ड बाय जियोमॉर्फिक एजेंट्स। जियोमॉर्फिक एजेंट्स जैसे अर्थ के अंदर क्या होगा? बाहर की तरफ लावा निकलने की कोशिश करेगा, तो लावा अर्थ के ऊपर की क्रस्ट को उखाड़ के फेंक देगा, तो जियोमॉर्फिक एजेंट हो गया। ऐसे बाहर से हवा चलेगी तो पहाड़ी ऊपर से कटती जाएगी हवा से। जब विंड चलती है तो विंड अच्छे पहाड़ों को ऊपर से क्या करते हैं? इरोड करती रहेगी, विंड ऊपर से निकालती रहेगी सरफेस के टॉप लेयर को। तो हम देखेंगे कि जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं ये बहुत तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैग्मा होता है अर्थ के अंदर, वो भी एक जियोमॉर्फिक एजेंट है। रनिंग वाटर भी एक जियोमॉर्फिक एजेंट है। विंड भी एक जियोमॉर्फिक एजेंट है। ओके, सनलाइट भी एक जियोमॉर्फिक एजेंट है, ठीक है? आपके जो बैक्टीरिया है वो भी जियोमॉर्फिक एजेंट है। बैक्टीरिया है वो भी जियोमॉर्फिक एजेंट है। अर्थवर्म भी जियोमॉर्फिक एजेंट है। मतलब ये सब कुछ कुछ बदलाव लेके आते हैं अर्थ के सरफेस पे। ये सब कुछ कुछ बदलाव लेके आते हैं और उस बदलाव से जो अर्थ की शक्ल है वो बदल जाती है। ये सब कुछ बदलाव लेके आते हैं अर्थ के सरफेस पे, ठीक है? और उसकी वजह से अर्थ की जो शक्ल है वो बदल जाती है, अर्थ का फेस चेंज होता है और अर्थ का जो फेस बनता है कोई नई कन्फिगरेशन बनके निकलती है। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस अगर बात करेंगे तो दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द कन्फिगरेशन ऑफ द अर्थ, बिकॉज़ दे आर रिजल्टेंट, दे आर कॉज्ड, दीस आर द प्रोसेसेस, दे कॉजेस सो मेनी चेंजेस, ठीक है? कैसे करेंगे? कुछ फिजिकल स्ट्रेस लेके आते हैं, कोई केमिकल चेंजेस लेके आते हैं, कोई रिएक्शन होता है, कहीं प्रेशर लगता है, कहीं टेंपरेचर लगता है, कहीं धक्का लगता है, कहीं नीचे से फोर्स लगती है, तो कुछ कुछ बदलाव होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। और इन फिनोमेना को क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फिज्म। और ये किस कारण से हुआ है? कुछ एजेंट है जो मदद कर रहे हैं इनका। वो एजेंट कौन है? जियोमॉर्फिक एजेंट्स। जियोमॉर्फिक एजेंट्स इन सब एजेंट्स को बोल दिया जाता है। और ये सभी कैटेगरी में आते हैं अर्थ मूवमेंट्स की, ठीक है? दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ के ऊपर ही मूवमेंट होती है। अर्थ के टॉप लेवल मूवमेंट होगी क्रस्ट पे, तो वो मूवमेंट अर्थ मूवमेंट की फॉर्म में नजर आएंगी। वो मूवमेंट अर्थ की मूवमेंट में नजर आती है। ओके गाइस, तो हम समझते हैं, हमने समझा जियोमॉर्फिज्म क्या है। तो हम समझते हैं जियोमॉर्फिज्म के बाद के जो जियोमॉर्फिक फोर्सेस हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं, वो क्या हैं, किस तरीके के हैं, तो वो सब चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जियोमॉर्फिज्म में कौन-कौन सी फोर्सेस रिस्पांसिबल हैं? फोर्सेस रिस्पांसिबल, ठीक है? कौन-कौन सी फोर्सेस रिस्पांसिबल है? मतलब आप कह सकते हैं कि जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं वो किस कारण से हो रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? मतलब अगर मैं देखूं अर्थ को, अगर मैं अर्थ के सरफेस के बारे में बात करूं तो जो अर्थ है जो इस तरीके से नजर आता है मुझे, अर्थ का क्रस्ट, जो मुझे अर्थ का क्रस्ट नजर आता है इस तरीके से, दिस इज द अर्थ क्रस्ट, ठीक है? उसके अंदर क्या है? उसके अंदर कुछ मैग्मा भी है, ठीक है? ये मैग्मा धक्का लगाता है, ठीक है? मैग्मा धक्का लगाता है अर्थ के क्रस्ट को, तो दिस इज द क्रस्ट। और ये क्या है? मैग्मा, ठीक है? ये क्या है? मैग्मा पुश करता है, मैग्मा फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ फोर्स लगती है, फिर क्रस्ट जो है ना अपना शेप एंड साइज चेंज करती है। तो जो क्रस्ट आप देख रहे हैं ये अपना शेप एंड साइज थोड़ा सा क्या करेगी? चेंज कर लेगी। हो सकता है कोई प्लेट्यू का फॉर्मेशन हो जाए, हो सकता है माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाए, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो देयर इज अ चेंज इन द शेप एंड साइज। तो बिकॉज ऑफ दैट मैग्मा शायद थोड़ी देर बाद वो लावा बन के बाहर निकलेगा कुछ सालों बाद, लेकिन अभी फिलहाल उसने क्या किया? उसने क्रस्ट की शेप को चेंज कर दिया। क्रस्ट की शेप को उसने चेंज किया तो उसने प्लेट्यू का फॉर्मेशन कर दिया। उसने क्या किया? उसने प्लेट्यू का फॉर्मेशन कर दिया। उसको मैं बोलूंगा डिफॉर्मेशन ऑफ द क्रस्ट। क्रस्ट को उसने डिफॉर्म कर दिया,
डिफॉर्म मतलब उसकी शेप साइज बदल दिया, उसका आकार बदल दिया, डिफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया, उसने उसका आकार बदल दिया। किसने बदल दिया? नीचे की फोर्स। तो ये फोर्स आई कहां से? ये तो नीचे इसके काफी ज्यादा क्या थी? काफी ज्यादा हीट थी। इस हीट से हमें याद है कि गर्म आइटम ऊपर जाता है, ठंडा नीचे आता है। उस हीट ने पुश किया, उस हीट ने बोला तुम जाओ ऊपर जाकर तहस नहस करके आओ इसको, क्रस्ट को। तो जो रिस्पांसिबल फैक्टर है उसमें सबसे पहले क्या आ जाता है? हीट निकल के आ जाता है। और ये हीट क्यों जनरेट होता है? तो मैंने देखा था, हीट इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द डिके, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। तो डिसइंटीग्रेशन होता है किसका? रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का। उस वजह से ये नीचे से अंदर से इंटरनल हीट से क्या होता है? इंटरनल हीट से जो हीट है बेसिकली वो हीट ट्राई करती है अंदर से जो चीजें हैं वो निकल के क्या हो, वो चीजें अंदर से प्रेशर पुट अप करें। राइट, तो हम देखेंगे किस तरीके से ये पूरा जो प्रोसेस है वो चलता है। तो हीट तो है ही, हीट की वजह से ऐसा क्या होता है अंदर? कुछ तो होता होगा। तो कन्वेक्शन करंट देखते हैं, याद है मैंने कहा था कन्वेक्शन करंट भी कारण बनेंगे इसका क्रस्ट के टूटने का और नया कुछ बनने का। तो ये जो इसके नीचे कन्वेक्शन करंट है कहीं ना कहीं वो भी रिस्पांसिबल है इसको पुश करने के लिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं कन्वेक्शन करंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हीट तो है, हीट से क्या होता है? हीट से टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंस बनते हैं। टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंशियल। टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंशियल। डिफरेंशियल मतलब क्या होता है? डिफरेंस। टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंशियल, डिफरेंशियल आता है डिफरेंस से। ठीक है, जब टेम्परेचर और प्रेशर में डिफरेंस होगा तो याद करो, ठंडा वाला नीचे आएगा, गर्म वाला ऊपर जाएगा। ओके, तो बिकॉज ऑफ दैट डेंसिटी चेंजेस आएंगे, डेंसिटी चेंजेस होंगे, डेंसिटी के बदलाव होंगे। डेंसिटी में अगर चेंजेस होंगे तो उससे क्या होगा? उससे कन्वेक्शन करंट चलेंगे। या कीजिए कन्वेक्शन करंट्स, उससे कन्वेक्शन करंट्स चलेंगे। कन्वेक्शन करंट्स उससे चलेंगे। और कन्वेक्शन करंट से क्या होगा? कन्वेक्शन करंट से ही तो क्या होता है? मैग्मा लावा बाहर आने को ट्राई करता है। कन्वेक्शन करंट से ही तो क्या होगा? कुछ बदलाव आएंगे और वो वोल्केनिज्म के फॉर्म में भी आ सकते हैं। ठीक है, लावा के फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो याद कीजिए कन्वेक्शन करंट हमने कैसे समझे थे? हमने समझा था कि कुछ जो चीजें हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगी, गरम चीजें जो है ऊपर की तरफ मूव करेंगी। हॉट आइटम्स विल मूव इन अपवर्ड बिकॉज़ दे आर लाइट, और फिर आगे की तरफ जाएंगे। और जो कूल आइटम्स हैं वो नीचे की तरफ गिरेंगे। जो ठंडे आइटम्स हैं वो क्या होंगे? दे विल मूव डाउन साइड। तो कन्वेक्शन सेल चलेगा। ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझा था। ठीक है, तो जो कूल आइटम्स हैं दे आर मूविंग डाउन, हॉट आर मूविंग अप। तो जो हॉट है दे आर मूविंग अप, ठीक है, हॉट आर मूविंग अप, और जो कूल है दे आर मूविंग डाउन। कूल आर मूविंग डाउन। तो इससे क्या होता है? इससे सेल जनरेट हो जाते हैं, इससे सेल्स जनरेट हो जाते हैं। और ये सेल क्या करते हैं? ये सेल के बीच में से जो ऊपर जा रहा है गरम गरम, यही तो है आपका जो मैग्मा होता है। और ये अगर हम देखें इसके पोर्शंस कौन कौन से हैं? दिस पोर्शन इज द क्रस्ट, यही तो पोर्शन है आपका क्रस्ट। दिस पोर्शन इज द क्रस्ट। और ये जो अंदर सब चल रहा है ये पोर्शन क्या है? दिस पोर्शन इज योर मेंटल। व्हाट इज दिस पोर्शन? मेंटल। मेंटल में क्या चल रहे हैं? कन्वेक्शन सेल्स। व्हाट इज दिस? दिस इज कन्वेक्शन सेल, दिस इज कन्वेक्शन सेल। तो हॉट इज मूविंग अप एंड कूल इज मूविंग डाउन। कूल मतलब रिलेटिवली कूल, कूल मतलब ठंडा नहीं, रिलेटिवली कूल। मेंटल तो गर्म ही होगा, कूल मतलब ऐसा क्या? रिलेटिवली कूल। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा मैग्मा, बहुत ज्यादा फोर्स से बाहर जाएगा मैग्मा। ठीक है, तो ये मैग्मा बहुत ज्यादा फोर्स से जाएगा। तो हमने सीखा है कि किसमें कन्वर्ट होगा? लावा में। और यहाँ से लावा बह के बाहर निकलेगा। यहाँ से क्या होगा? लावा बह के बाहर निकलेगा। इसके साथ साथ कुछ बाहर की तरफ गैसेस भी निकलेंगी, ये भी हमने सीखा है। ठीक, तो क्रस्ट जो है वो एक तरीके से ब्रेक होगी। क्यों ब्रेक होगी? क्योंकि क्रस्ट के ऊपर फोर्स, क्रस्ट को खींचा जाएगा, तोड़ा जाएगा। तो क्रस्ट भी मूव करेगी बाहर की तरफ। तो मैग्मा बाहर की तरफ निकलेगा किसकी फॉर्म में? लावा की फॉर्म में। तो देख सकते हैं ये अर्थ के जो अंदर है, जो क्रस्ट के अंदर है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा। इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा। लेकिन जो बाहर निकल जाता है, जो पिघल के बाहर निकलता है, जो आप नेशनल ज्योग्राफी पे देखते हैं बाहर निकल रहा होता है ऑरेंज अंगारों की तरह, वो क्या होता है? लावा। उसे बोलते हैं लावा। ठीक है, वो क्या है? लावा। और जो अंदर है, जो हल्की चीजें ऊपर आ रही है, उसे बोलते हैं मैग्मा। तो मैग्मा अंदर गैस, मॉल्टन मेटल, उसमें अंदर रॉक्स, मॉल्टन रॉक्स होते हैं, मॉल्टन मेटल होता है, वाटर होता है, बहुत सारी गैसेस होती है। तो मैग्मा तो आप देखेंगे ना, तो मैग्मा में बहुत सारी चीजें होती है। मैग्मा में गैसेस होती हैं, मैग्मा में मेटल्स होते हैं, मॉल्टन मेटल्स होते हैं, मॉल्टन रॉक्स होते हैं, मॉल्टन रॉक्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैग्मा में वाटर भी होता है, वाटर वेपर्स भी होते हैं, क्योंकि गर्म बहुत होते हैं तो वाटर वेपर कहलाते हैं। ठीक है, तो गैसेस होती है मैग्मा में, मेटल होता है, ये मैं पढ़ाऊंगा वगैरह। मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ये सब चीजें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो टेम्परेचर प्रेशर डिफरेंशियल से क्या हो रहा है? उससे और चीजें ऊपर आ गई, कंडीशन सेल क्रिएट हो रहा है, कन्वेक्शन सेल क्रिएट हो रहा है। तो टेम्परेचर प्रेशर डिफरेंशियल ये भी कारण है, कन्वेक्शन सेल ये भी कारण है, कन्वेक्शन करंट्स जो हम देख रहे हैं ये भी एक कारण है। और क्या कारण बताया जोग्राफर्स ने और एक कारण मैं लिख रहा हूं, फिर आप लोग इकट्ठा नोट करिएगा एक साथ। थर्ड जो है इसमें दैट इज द रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ क्या है? घूम रही है, कंटिन्यू लगातार गोल घूम रही है अर्थ। तो अर्थ के रोटेशन से क्या फर्क पड़ रहा है? तो अर्थ जब रोटेट करती है, बिकॉज ऑफ दैट रोटेशन, उससे असर क्या पड़ता है? अर्थ घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ घूम रही है, अर्थ रोटेटिंग। ठीक है, अब अर्थ रोटेट तो कर रही है, लेकिन अर्थ क्या है? अपने साथ अपनी मनमानी कर रही है। अर्थ बोल रही है कि मैं जहां जहां जैसे जैसे चलूंगी, मेरी जो विंड है वो वैसे वैसे मुझे फॉलो करेगी। मेरे ऊपर जो हवाएं हैं वो हमें या मुझे वैसे वैसे फॉलो करेंगी। मतलब अर्थ ने बताया कि जब मैं अर्थ में, अगर मैं देखें इक्वेटर को, मान लीजिए अर्थ में ये इक्वेटर है, दिस इज द इक्वेटर। तो अर्थ ने बोला कि मैं जैसे जैसे चलूंगी, ये इक्वेटर है, मान लेते हैं यहाँ पे एक और लैटिट्यूड है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक और रैंडम लैटिट्यूड ले लिया मैंने। तो अर्थ ने बोला जैसे जैसे मैं चलूंगी तो वैसे वैसे मेरे ऊपर जो चलने वाली विंड्स हैं वो भी मुझे फॉलो करेंगी। तो अर्थ ने बोला कि जैसे जैसे मैं चलूंगी, अगर मैं चलूंगी वेस्ट से ईस्ट तक, तो मेरे जस्ट ऊपर जो हवाएं हैं वो मुझे फॉलो करेंगी, बिकॉज मेरे टच में हवाएं हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैं किसी को ऐसे करता हूं तो ऐसा लगता है कि हवा आपने मेरे सामने से निकाल दी। जब मैं किसी की तरफ ऐसे करता हूं तो लगता है कि एयर मेरे सामने उड़ती है, क्योंकि मेरा जो हैंड है वो हवा को मेरे साथ ले जाता है, मेरा हाथ। इसलिए तो जो कुंफू मूवीज होती हैं उसमें क्या होता है? कुंफू मूवीज में जो कुंफू करने वाले प्लेयर्स होते हैं, जब ये एक दूसरे को किक्स या फिर पंचेस मारते हैं तो एक साउंड आती है फुक फुक करके, राइट? तो वो बिकॉज एयर को काटते हैं, वो कट द एयर। तो अर्थ जब मूव करती है, अर्थ जब रोटेट करती है, तो बिकॉज रोटेशन जो हवा है ना वो अपने साथ ले जाती है। अर्थ ट्राइज टू टेक द एयर अलोंग विद इट। तो अर्थ की जो रोटेशन है, रोटेटिंग अर्थ रोटेट कहां से कहां तक कर रही है? वेस्ट से लेके ईस्ट तक, वेस्ट से लेके ईस्ट तक। तो रोटेटिंग अर्थ ट्राइज टू रोटेट एयर एंड वाटर। हम देखेंगे हवा को भी और पानी को भी अपने साथ घुमाना चाहती है। और वो जो फोर्स है जो इसमें मदद करती है अर्थ की, उसे हम बोलेंगे आगे चल के कोरियोलिस फोर्स। उसे हम आगे चल के बोलेंगे कोरियोलिस फोर्स। हम इसका नाम रखेंगे आगे चल के, मैं समझाऊंगा कोरियोलिस फोर्स का असर क्या होता है। तो बाय मींस ऑफ अ फोर्स, बाय मींस ऑफ एक एफर्ट लगाती है, फोर्स लगाती है। ठीक है, उस फोर्स का नाम हम कहेंगे आगे चल के कोरियोलिस फोर्स।
फोर्स। कोरियोलिस एक साइंटिस्ट है, ठीक है, फिजिसिस्ट है, जिन्होंने एयर फोर्स का नाम दिया कोरियोलिस फोर्स, जो कि अर्थ की रोटेशन की वजह से अपने ऊपर की सारी चीजों को अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन वो इतनी सारी चीजें जाती नहीं, क्योंकि और बहुत सारी चीजें लगी होती हैं, ग्रेविटी लगी होती है, फ्रिक्शन लगा होता है, प्रेशर फोर्स लगी होती है, तो एक होती है कोरियोलिस फोर्स, ये एक्ट कर रही होती है, ये भी लगी होती है। इससे लगने से कुछ घुमाव आते हैं, कुछ बदलाव आते हैं, क्या आते हैं हम देखेंगे। तो ये जो आती है ये रिस्पांसिबल है, क्योंकि ये फोर्स जो है ना ये हवाओं के चलने के लिए रिस्पांसिबल है। कोरियोलिस फोर्स जो है दिस इज ये रिस्पांसिबल है, जिम्मेदार है, ये रिस्पांसिबल है, जिम्मेदार है किसके लिए, हवाओं के लिए, विंड्स के लिए, ठीक है, रेनफॉल के लिए, रेनफॉल विंड्स है तो रेनफॉल है, साइक्लोन्स के लिए, ठीक है, और हवाएं हैं, रेनफॉल है तो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के ऊपर जो मिट्टी हटी है वो कौन हटा है, हवाएं तो हटा रही है। मतलब जो हमारे पास हिल्स हैं, जो हमारे पास हिल्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास अलग अलग तरह की पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों पे क्या हुआ है, उन पहाड़ियों पे विंड्स आ रही है, तो जो विंड्स आ रही है उन पहाड़ियों पे, ये विंड्स क्या करी, उन पहाड़ियों में से मिट्टी को हटा दे रही है, ये जो मिट्टी है विंड्स इसको नीचे की तरफ गिरा दे रही है, झाड़ दे रही है मिट्टी को। तो इसलिए जो जो विंड्स है ये क्या है, विंड्स, ठीक है, विंड्स क्या कर रहा है, मिट्टी को उड़ा रहा है, पहाड़ों के ऊपर रेगिस्तान से उड़ा रहा है। विंड्स रेगिस्तान जो है, जो डेजर्ट होते हैं, डेजर्ट से भी तो क्या होता है, डेजर्ट पे भी तो जो विंड्स है वो शेप बनाती है, हमको पढ़ेंगे आगे चल के अलग शेप्स, बचन्स हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एग्जांपल हुआ हिल्स का, यहाँ पे क्या है, डेजर्ट है, दिस इज डेजर्ट, ये क्या है, विंड्स, ठीक है, दीज आर विंड्स। तो जो हवाएं हैं वो डेजर्ट के ऊपर जो चेंजेस लेके आ रहे हैं, तो ये तो हम पढ़ रहे हैं कि क्या कौन कौन सी फोर्सेस रिस्पांसिबल है। तो कोरियोलिस फोर्स हवा को चलाने में रिस्पांसिबल है। कोरियोलिस फोर्स से क्या होता है, विंड्स मूव करती हैं, और विंड्स से क्या होता है, पहाड़ियों के ऊपर से मिट्टी उड़ती है, रेगिस्तान के ऊपर से मिट्टी उड़ती है, ठीक है। तो पानी होता है, पानी से क्या होता है, बारिश होती है, इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर अगर बारिश होनी शुरू हो जाए तो बारिश से क्या होगा, बारिश के पानी से मिट्टी नीचे की तरफ कीचड़ बन के बहेगी, दैट मड विल फ्लो डाउन, ठीक है, दैट मड विल फ्लो डाउन। तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल द चेंजेस विल कम, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट चेंजेस विल कम, बिकॉज ऑफ दैट चेंजेस विल बी कमिंग, ठीक है। तो इस तरीके से ओवरऑल आप कह सकते हैं कि चेंजेस आते हैं, दीज आर द फोर्सेस रिस्पांसिबल। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए। Kajal Singh, Abhi, you don't know what is stable, what is not stable, what is moving in the oceans, what is moving upon the oceans, upon the seas. That moving water probably we cannot see. ठीक है. So because that movement has Coriolis force as one of the responsible forces. चलिए guys, जैसे होता है बताइए. ओके गाइस, चलिए आगे नोट करिए फटाफट. थोड़ा फास्ट रखिए अपनी स्पीड, छूट जाए तो परेशान मत होइए, नोट्स आपको मिल जाएंगे, समझने पे ध्यान दीजिए पहले. हो गया सभी का? चलिए अच्छी बात है. जल्दी कर लीजिए इसका एक दो लोग प्लीज, मेक इट फास्ट. गाइस डन, आर वी डन? ओके चलिए ठीक है. तो हम बात करते हैं अब कितने टाइप की अर्थ मूवमेंट्स होती हैं, कितने टाइप की अर्थ मूवमेंट्स होती हैं, या फिर कितने टाइप की फोर्सेस होती हैं अर्थ मूवमेंट के अंदर. मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थ मूवमेंट. अर्थ मूवमेंट की हम अलग अलग टाइप के बारे में बात करेंगे, अर्थ मूवमेंट्स के बारे में अलग अलग बात करेंगे. उन्हीं अर्थ मूवमेंट्स के लिए अलग अलग टाइप की फोर्सेस रिस्पांसिबल होती हैं. तो डिफरेंट टाइप ऑफ द अर्थ मूवमेंट, या फिर उन मूवमेंट को लगाने वाली फोर्सेस, या फिर उन मूवमेंट को लगाने वाली फोर्सेस, अर्थ मूवमेंट को लगाने वाली फोर्सेस. तो अर्थ मूवमेंट के बारे में अगर हम बात करें, एक टाइप की अर्थ मूवमेंट को हम कहते हैं एंडोजेनेटिक या फिर एंडोजेनिक, एंडोजेनेटिक और एंडोजेनिक एक टाइप की अर्थ मूवमेंट है. और जो अदर टाइप ऑफ अर्थ मूवमेंट है उसको हम बोल देते हैं एक्सोजेनेटिक या फिर एक्सोजेनिक, एक्सोजेनेटिक या फिर एक्सोजेनिक. सो डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थ मूवमेंट, एक्सोजेनेटिक, एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स आर आल्सो देयर एंड फोर्सेस आर आल्सो देयर. ठीक है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एक्सो एंड एंडो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडो? सो एंडो मींस इनसाइड, एंडो मींस इनसाइड, जेनेटिक और जेनिक मींस फॉर्मेशन. ओके, इनसाइड फॉर्मेशन इज देयर समथिंग. ठीक है. तो जेनेसिस, जेनेटिक इज रिलेटेड टू जेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, जेनेसिस, जेनेसिस. ओके, तो दिस इज एंडो, इनसाइड. एक्सो मींस आउटसाइड द अर्थ, आउटसाइड द अर्थ. ठीक है, आउटसाइड द अर्थ. जेनेटिक मींस जेनेसिस, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन. तो टू टाइप ऑफ अर्थ मूवमेंट्स और टू टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस फॉर दी मूवमेंट्स आर देयर. वन इज द एंडोजेनेटिक फोर्सेस व्हिच आर रिस्पांसिबल फ्रॉम विद इन द अर्थ, एंड वन इज द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो हम बोल सकते हैं दिस इज इनसाइड और विद इन द अर्थ, and this is these all forces, these all processes, these all type of movements are above the surface of the earth. These all forces, exogenetic forces are responsible for above the surface, from above the surface. ऊपर से आके एक्ट करती है, जैसे हवाएं, पानी, आइस, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ग्रेविटी फोर्स. तो ये सब ऊपर से एक्ट कर रही है. ओके, फ्रॉम above the earth, from above the earth. एंडोजेनेटिक मतलब जो अंदर से आ रही है, फ्रॉम विद इन द अर्थ. एक्सोजेनेटिक जो बाहर से आ रही है, जो बाहर से आ रही है. ठीक है, इनसाइड द अर्थ, विद इन द अर्थ. और जो ये अब जैसे फॉर एग्जांपल भूकंप आता है, वोल्केनिज्म आता है, ठीक है, भूकंप आया या फिर मतलब अर्थक्वेक आया या फिर अंदर से वोल्केनिज्म हुआ, वोल्केनिज्म एज इन कि लावा बाहर की तरफ आया तो क्या होगा, एक माउंटेन बन जाएगी. तो एंडोजेनेटिक जो अंदर से निकल के बाहर आ रहा है, मोस्टली वो क्या करता है, कंस्ट्रक्टिव होता है, वो कुछ बना देता है. ओके, तो दे कॉज बिल्डिंग. ठीक है, दे कॉज बिल्डिंग. ओके, दे कॉज बिल्डिंग. डिस्ट्रक्शन भी होता है, हम देखेंगे इसके अलग अलग पार्ट्स. दे कॉज बिल्डिंग ऑफ अर्थ. लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हवाएं हैं, जो पानी है, या फिर जो कीड़े मकोड़े हैं, वो अर्थ के ऊपर से क्या करते हैं, इरोजन, वो अर्थ के ऊपर से मटेरियल को रिमूव करते हैं, हटाते हैं अर्थ की टॉप सॉइल को. दे रिमूव द अर्थ. ओके, दे रिमूव द अर्थ, दे रिमूव, दे वियर आउट, दे वियर डाउन, दे बिल्ड अप, ये कुछ बनाते हैं और ये वियर डाउन करते हैं. वियर डाउन मींस रिमूवल, वियर डाउन, दे वियर डाउन. सो दे बिल्ड अप, बिल्डिंग ऑफ द अर्थ. ठीक है, दे वियर डाउन. बिल्डिंग ऑफ द अर्थ का एग्जांपल ले सकते हैं आप. बिल्डिंग ऑफ द अर्थ का एग्जांपल ले सकते हैं वोल्केनिक माउंटेन. ओके, वोल्केनिक माउंटेन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द अर्थ.
ठीक है, तो वोल्केनिक माउंटेन हो गई। और वियर डाउन का मतलब क्या है कि हरी भरी पहाड़ी है, एक हरी भरी पहाड़ी है, ठीक है। उसमें क्या हुआ, उसमें बारिश होना बंद हो गई, सिर्फ हवाएं चल रही हैं, कंटीन्यूअसली विंड्स जो है वो उसमें ब्लो हुई है, कंटीन्यूअसली बस हवाएं चल रही हैं, उसमें बारिश तो हो नहीं रही है, बस खाली सूखी हवाएं चली जा रही हैं। तो जो हरी भरी पहाड़ी है कुछ दिनों बाद वो बंजर हो जाएगी। आफ्टर सम टाइम दैट हरी भरी पहाड़ी, द ग्रीन हिल विल बिकम नथिंग बट barren। So this is green hill, this is what dry hill, ठीक है। तो उसने इसकी तो शेप भी चेंज कर दी, ऊपर से वेजिटेशन थी वो हटा दी, और ये क्या हो गया, छोटा भी हो गया क्योंकि उसने उसके ऊपर से मटेरियल रिमूव करके हटा हटा के क्या कर दिया। तो दिस इज वियरिंग डाउन, एक्सोजेनेटिक, एंड दिस इज एंडोजेनेटिक, मींस दिस इज बिल्डिंग अप। पहले सरफेस प्लेन था, पहले सरफेस वाज प्लेन, ठीक है, तो इट वाज अ प्लेन सरफेस, कुछ भी नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, वोल्केनिक माउंटेन यहाँ पे डेवलप हो गया। इसके बाद अगर देखेंगे तो वोल्केनिक माउंटेन डेवलप हो गया, वोल्केनिक माउंटेन डेवलप हो गया। तो इसने बिल्डअप कर दिया स्ट्रक्चर, अर्थ का सरफेस चेंज कर दिया, अर्थ के सरफेस के ऊपर अर्थ का फेस चेंज कर दिया, कन्फिगरेशन बदल दी, ठीक। वियर डाउन मतलब है हटा देना, निकाल देना, वियरिंग वियरिंग। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन द टू टाइप। इनको हम डीप में आगे चल के स्टडी करने वाले हैं कि ये अलग-अलग क्या है, ठीक है। व्हाट आर दीस थिंग्स। तो ये एंडोजेनिक, इसको भी अलग-अलग दो भागों में तोड़ा हुआ है, ठीक है। इसको दो अलग-अलग पार्ट्स में ब्रेक किया गया है, उन दो अलग-अलग पार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। जो एंडोजेनिक है, तो जो एंडोजेनिक के दो अलग-अलग पार्ट्स हैं, एक का नाम है डायस्ट्रोपिज्म, डायस्ट्रोपिक मूवमेंट्स, डायस्ट्रोपिक मूवमेंट्स, दिस इज डायस्ट्रोपिक मूवमेंट्स, दिस इज वन पार्ट। अनदर वन, इफ यू सी, अपार्ट फ्रॉम डायस्ट्रोपिक, द अनदर वन इज सडन मूवमेंट्स, सडन मूवमेंट जो अचानक से होती है। तो डायस्ट्रोपिक मूवमेंट्स आर व्हाट, दीस आर वेरी स्लो, दीस आर वेरी स्लो, बहुत धीरे होती हैं, इतनी धीरे कि विजिबल भी नहीं होती, और कई हजार साल लग जाते हैं। ओके, वेरी स्लो मींस फ्यू थाउजेंड ईयर्स, इट टेक्स हजारों साल लग जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों साल लग जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर इट टेक्स। और ये कहां होती है, अर्थ की बहुत गहराई में, डीप विद इन अर्थ, अर्थ की बहुत गहराई में ये चीजें होती हैं, डीप विद इन द अर्थ। फॉर एग्जांपल 100 200 300 किलोमीटर उससे कुछ मैग्मा बाहर आया, ठीक है, तो बहुत स्लोली होती है, धीरे-धीरे, मतलब एकदम नहीं आएगा, बहुत स्लोली क्रस्ट जो है मूव करेगी, तो उसे डायस्ट्रोपिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो डायस्ट्रोपिक का मतलब क्या है, ठीक है। डायस्ट्रोपिक का मतलब यह है कि जो बहुत स्लो हो, अंदर हो, और जिससे कुछ बन रहा हो, जिससे कुछ निकल रहा हो बन करके, तो हम कंस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं। इनसे कुछ पहाड़ियां बनती हैं, माउंटेन बनती हैं, कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, जिससे कुछ बन रहा हो, कंस्ट्रक्ट हो रहा हो, कंस्ट्रक्टिव। तो इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर, इट अकर्स डीप विद इन, बहुत गहराई में होता है, कुछ बनाता है, ठीक है, और इसे आप बोलते हैं डायस्ट्रोपिज्म। जबकि जो सडन मूवमेंट्स हैं, सडन मूवमेंट्स की अगर बात करेंगे तो सडन मूवमेंट अचानक होती है, ठीक है। सडन मूवमेंट्स दे अकर क्विकली, दे अकर क्विकली विद इन द मिनट्स, कुछ ही मिनटों में हो जाती है, विद इन मिनट्स। अगर आप इसका एग्जांपल लेंगे डायस्ट्रोपिक मूवमेंट्स का, तो डायस्ट्रोपिक मूवमेंट का जो एग्जांपल आपके पास है वो है फॉर एग्जांपल माउंटेन्स। डायस्ट्रोपिक मूवमेंट क्या बनाती है, माउंटेन एक घंटे में नहीं बनती, माउंटेन कई हजार साल लेती है बनने। माउंटेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज, खाई, घाटियां, ठीक है, ये क्या होता है विद इन मिनट्स, इट्स वेरी क्विक। और ये जो क्विक होती है तो बहुत फास्ट, ये क्या तहस नहस कर देती है। फॉर एग्जांपल सडन मूवमेंट्स के बारे में बात करें, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, वोल्केनो, ठीक है, अर्थक्वेक, वोल्केनो। और ये सडन मूवमेंट जो है क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, काफी डेथ्स होती हैं, काफी ज्यादा प्रॉपर्टी जान माल का नुकसान होता है, ठीक है। वोल्केनो हालांकि कंस्ट्रक्ट भी करता है माउंटेन, लेकिन एक टाइम पे तो नुकसान होता है, काफी नुकसान भी होता है वोल्केनो से, ठीक है। राइट गाइस, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने समझा अर्थ की मूवमेंट दो तरह की होती है, या अर्थ के अंदर लगने वाली फोर्सेस दो तरह की होती है। एक होती है एंडोजेनेटिक, जो अंदर से लग रही है, जो अंदर फॉर एग्जांपल जो मॉडल लावा है वो क्रस्ट मोड है, और एक होता है एक्सोजेनेटिक जो बाहर से लग रही है। एंडोजेनेटिक मतलब अंदर से कुछ लावा वगैरह जो है, अंदर से कुछ गर्म मैग्मा जो है वो कुछ चल रहा होगा, और उसने अंदर से क्या किया, फोर्सेस लगाई, तो वोल्केनिक माउंटेन बन गई। पहले प्लेन था, फिर वोल्केनिक माउंटेन बन गई। और जो एक्सोजेनेटिक उसने क्या किया, एक्सोजेनेटिक का मतलब यह है कि जो अर्थ के ऊपर से लगा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक्सोजेनेटिक के बारे में बात करेंगे, तो एक्सोजेनेटिक में अगर देखो अबव द अर्थ, वो ये हटा देता है अर्थ के ऊपर से, मिट्टी हटा देगा, पेड़ पौधे हटा देगा, ठीक है, बिल्कुल पत्थर बना देगा, मिट्टी हटा देगा सारी की सारी। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम बात करें एक्सोजेनेटिक में, तो एक्सोजेनेटिक एक्सोजेनिक अगर हम देखें तो वेदरिंग एक अच्छा एग्जांपल है। समझेंगे वेदरिंग क्या होता है चल के। वेदरिंग मतलब जो फिजिकल केमिकल चेंजेस लेके आए, ठीक है, वेदरिंग उसको बोलते हैं। इरोजन, सॉइल का टॉप सॉइल का रिमूवल, इरोजन, तो ये सब क्या है, एक्सोजेनिक या एक्सोजेनेटिक टाइप के प्रोसेसेस है, एक्सोजेनेटिक टाइप के प्रोसेसेस है। Within the minutes, quickly it happens, but within the minutes, कई कुछ ही मिनटों में। दिखा के ये दोनों बाहर देते जाओ, दीदी चलवा देंगे, पापा चलवा देंगे। It occurs quickly within the minutes, within the minutes। तो फर्दर हमने देखा कि जो डायस्ट्रोपिक मूवमेंट है जो अर्थ के अंदर से पैदा हुई है, ठीक है, वो भी कई तरह की है। एक डायस्ट्रोपिक है जो स्लो है, बहुत धीरे होती है, और एक है सडन मूवमेंट, बहुत फास्ट होती है, ठीक है। डायस्ट्रोपिक का कंस्ट्रक्टिव, माउंटेन, वैली, प्लेट्यू, लेक्स, ये सब बनते हैं। यहाँ पे अर्थक्वेक आता है, दीज आर डिस्ट्रक्टिव। चलिए से नोट कर लीजिए। ओके, तो हम पढ़े आगे इसमें, तो हमने देखा था कि जो हमारे पास डायस्ट्रोपिक है टाइप ऑफ अर्थ मूवमेंट्स में, जो डायस्ट्रोपिक है वो भी दो टाइप की है फर्दर। तो जो अर्थ मूवमेंट में हम पढ़ रहे हैं डायस्ट्रोपिक मूवमेंट्स, तो डायस्ट्रोपिक मूवमेंट्स फर्दर दो तरह की होती हैं। तो डायस्ट्रोपिक मूवमेंट के बारे में बात करें तो वन इज दी एपिरोजेनिक, अनदर इज दी ओरोजेनिक। ओरोजेनिक या जेनेटिक कुछ लिख सकते हैं, दैट इज एपिरोजेनिक और ओरोजेनिक। ओरोजेनिक और एपिरोजेनिक, एपिरो और ओरो। तो एपिरो के बारे में बात करें, एपिरो इज द वर्ड यूटिलाइज्ड फॉर कॉन्टिनेंट। जेनेटिक या जेनिक मींस फॉर्मेशन, जेनेसिस, फॉर्मेशन और जेनेसिस। एंड सिमिलरली ओरोजेनिक मींस माउंटेन, माउंटेन फॉर्मेशन, माउंटेन फॉर्मेशन। एपिरोजेनिक फॉर्मेशन एंड ओरोजेनिक फॉर्मेशन। तो डायस्ट्रोपिक मूवमेंट जो कि धीरे-धीरे है वो दो तरह की होती हैं, एक होती है एपिरोजेनिक और एक होती है ओरोजेनिक। तो एपिरोजेनिक के बारे में बात करें तो एपिरोजेनिक मतलब है कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन, एपिरोजेनिक मतलब है कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन,
कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन होना, और कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन भी ऐसे नहीं कि नॉर्मली हो रहा है। कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन मतलब जो फोर्सेस लग रही हैं अर्थ के अंदर से वो वर्टिकल लग रही हैं, ठीक है, और उससे कॉन्टिनेंट नीचे भी खस रही है, उससे कॉन्टिनेंट ऊपर भी उठ रही है, ठीक है। और अगर देखें तो ये जो फोर्सेस हैं वो रेडियली एक्ट कर रही हैं, फोर्सेस एक्टिंग रेडियली। अब रेडियली मतलब क्या होता है समझते हैं। फोर्सेस एक्टिंग रेडियली मतलब ये अर्थ है, तो कॉन्टिनेंट कैसे बनेगा, अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है। येलो कलर की मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज द कॉन्टिनेंट, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगी है वो रेडियस के लॉन्ग लग रही है, लाइक दिस। तो ऐसे अर्थ के नीचे से फोर्स ऐसे आई हुई है, जैसे मैग्मा देखा था हमने थोड़ी देर पहले, मैग्मा ने ऊपर फोर्स लाई अर्थ पे, तो वो रेडियल फोर्स थी, ठीक है। तो फोर्सेस आर एक्टिंग रेडियली, दैट इज व्हाई कॉन्टिनेंट्स आर फॉर्मिंग, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्टिनेंट, दिस इज द कॉन्टिनेंट, ठीक है, एंड दिस इज द रेडियल फोर्स, रेडियस के अलोंग रेडियल फोर्स। जब रेडियस के अलोंग फोर्स लगेगी तो क्या करेगी, कॉन्टिनेंट को ऊपर पुश करेगी तो कॉन्टिनेंट फॉर्म करेगा। ऐसे ही जब रेडियस के अलोंग फोर्स लगेगी, रेडियस किसका, अर्थ का, तो कोई भी फोर्स लगती है तो कहां जाती है, अर्थ के सेंटर पे तो जाती है। कोई फोर्स लगेगी रेडियस के अलोंग, अर्थ के सेंटर पे जाएगी, तो फोर्सेस आर एक्टिंग रेडियली, रेडियल फोर्स जो कि सेंटर से लगेगी कहां, कॉन्टिनेंट के ऊपर, लेकिन कैसे लगेगी, रेडियली। और जो रेडियल फोर्स है वही हमने देखा था किसको बनाने के लिए रिस्पांसिबल थी, क्रस्ट के ऊपर जो हमने देखा था छोटा सा एक चेंजेस, तो ये रेडियल फोर्स तो थी जो क्रस्ट की शेप को क्या कर रही थी, चेंज कर रही थी। ओके, दिस इज द क्रस्ट। तो क्रस्ट का जो डिफॉर्मेशन हुआ था बिकॉज ऑफ दिस मैग्मा, मैग्मा की वजह से जो डिफॉर्मेशन हुआ था दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द रेडियल फोर्स। सी ये भी फोर्स कैसी है, दिस इज आल्सो रेडियल फोर्स। तो फोर्सेस आर एक्टिंग रेडियली, रेडियल फोर्सेस हो रही हैं रेडियस की दिशा में, रेडियली आउटवर्ड, दे आर एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड। तो कहने का मतलब ये कि दीस आर वर्टिकल मूवमेंट्स। तो जो एपियोजेनिक मूवमेंट्स हैं दीस आर वर्टिकल मूवमेंट, वर्टिकल, वर्टिकल मतलब हो सकता है अपवर्ड भी हो सकता है, वर्टिकल मतलब अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। वर्टिकल कैन बी अपवर्ड ऊपर की तरफ, अपवर्ड, और कैन बी डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड। जब अपवर्ड होता है तो इसे बोलते हैं रेजिंग, उठना, रेजिंग या फिर अपलिफ्टिंग, रेजिंग या फिर अपलिफ्टिंग जब ऊपर की तरफ होता है। और जब नीचे की तरफ होता है तो इसे बोल देते हैं डाउन थ्रस्टिंग, डाउन थ्रस्टिंग या फिर सबसाइडेंस, सबसाइडेंस, सबसाइडेंस। तो ऊपर की तरफ उठना रेजिंग, अपलिफ्टिंग, नीचे की तरफ जाना सबसाइडेंस, ठीक है। ये क्या है, दिस इज रेजिंग, दिस इज व्हाट रेजिंग, ये क्या है रेजिंग। डाउन थ्रस्टिंग हो जाएगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ गिरना, मतलब अगर कोई सरफेस नीचे की तरफ गिर रहा है तो हो जाएगा डाउन थ्रस्ट, मतलब ये सरफेस था नीचे की तरफ गिर गया, सरफेस था नीचे की तरफ गिर गया, तो सरफेस स्ट्रेट था इस नीचे की तरफ फॉल कर गया, तो इसे बोलते हैं डाउन थ्रस्टिंग, नीचे की तरफ गिर जाना, डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट है, दिस इज द डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। डाउनवर्ड इज सबसाइडेंस, तो इट कैन अपलिफ्ट, इट कैन सबसाइडेंस, इट कैन अपलिफ्ट, इट कैन सबसाइड द मास ऑफ द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट के मास को ये गिरा भी सकता है, उठा भी सकता है, कॉन्टिनेंट के मास को ये गिरा भी सकता है और उठा भी सकता है, राइट। ओके, तो दिस इज ओरोजेनिक मींस माउंटेन फॉर्मेशन, माउंटेन का फॉर्मेशन। हम देखा एपियोजेनिक, ओरोजेनिक को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ओरोजेनिक को हम बोलेंगे माउंटेन फॉर्मेशन। तो माउंटेन फॉर्मेशन हम देखा, यहां पे जो फोर्सेस लगती है ना वो टेंजेंशियल होती हैं, हियर द फोर्सेस आर टेंजेंशियल। मतलब ये हुआ कि ये जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर अगर ये कॉन्टिनेंट है, अर्थ के ऊपर अगर ये कॉन्टिनेंट है तो कॉन्टिनेंट में जो फोर्सेस लगेंगी वो लगेंगी टेंजेंशियल, टेंजेंट, टेंजेंट समझते हैं सभी लोग, दीस आर टेंजेंशियल फोर्सेस। तो अगर कॉन्टिनेंट है तो टेंजेंशियल फोर्सेस, ये फोर्सेस रेडियल नहीं होंगी, दीस आर व्हाट, टेंजेंशियल फोर्सेस, टेंजेंशियल फोर्स। तो दीस आर टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंट के अलोंग। यहाँ पे क्या था, रेडियल फोर्स अलोंग द रेडियस, यहाँ पे क्या है, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंट। अगर टेंजेंट के अलोंग है तो फोर्सेस अलग अलग टाइप की होंगी, अगर टेंजेंट के अलोंग है तो फोर्सेस क्या होगा, अलग अलग तरह की फोर्सेस यहाँ पे होंगी, अलग अलग तरह की, जैसे इट कैन बी टेंसाइल, इट कैन बी कॉम्प्रेसिव, टेंसाइल फोर्सेस, इट कैन बी कॉम्प्रेसिव ड्यू टू कॉम्प्रेसिव फोर्सेस। अब ये कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सी चीज है, टेंसाइल मतलब खिंचाव, खींचना, बना के दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखेंगे। ये है एक बार और ये भी है एक बार, ठीक है, ये थोड़ा लंबा बनाते हैं, ठीक, ये दो बार है हमारे पास, इन दोनों बार में एक में टेंसाइल फोर्स लगी है बाहर की तरफ, जैसे कोई खींचेगा रस्सी को, तो रस्सी को खींचना क्या होता है, टेंसाइल फोर्स, टेंशन। और जब कंप्रेसिव होती है तो उसको प्रेस करना, यहाँ से दबाना, ये क्या होती है, कंप्रेसिव फोर्स। जब दबाएगा तो कंप्रेसिव, और जब खींचेगा तो टेंसाइल, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एफ टी, मतलब एफ टेंसाइल, और दबाने को क्या बोलते हैं, एफ कंप्रेसिव, एफ कंप्रेसिव। तो कंप्रेशन से क्या होता है, कंप्रेशन से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ऐसे ही टेंशन से भी काफी सारी चीजें हो सकती हैं। टेंशन से हो सकता है कि उसमें क्रैक आ जाए, ठीक है, तो टेंशन से काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो जाए, तो दीस आर द क्रैक्स ड्यू टू टेंशन। हो सकता है इसमें बीच में कोई फॉल्ट आ जाए, हो सकता है बीच में फॉल्ट आ जाए, बीच में कोई यहाँ पे फॉल्ट आ जाए, तो इसे हम देखिए बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे फॉल्ट आ गया है, फॉल्ट मतलब बीच में गैप आ गया है, ठीक है। तो टेंशन से क्या हो सकता है, टेंशन से यहाँ पे हमने देखा है कि क्रैक्स आर देयर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, फॉल्ट है, क्रैक है, फॉल्ट है, ठीक है। ब्रेकेज हो सकता है टेंशन से, हो सकता है कि दो टुकड़े हो जाए टेंशन से, मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी यहाँ पे दो पार्ट्स बन के निकला है बिकॉज ऑफ टेंशन, देयर कुड बी द फॉर्मेशन ऑफ टू पार्ट्स, ठीक। तो दो पार्ट्स कैसे बन जाएंगे, दो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे, टू डिफरेंट पार्ट्स, तो ब्रेकेज ही हो जाएगा टेंशन से। कंप्रेशन से क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स यानी कि दबाव लगेगा। तो टेंसाइल फोर्स का मतलब क्या होगा, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग, खींचना, ये पुलिंग फोर्स की वजह से लगता है, टेंसाइल मींस पुलिंग फोर्स, पुल की वजह से, और कंप्रेसिव मतलब पुश, कंप्रेसिव मतलब पुश, पुश मतलब धक्का देना, दिस इज पुल, खींचना, पुल, व्हाट इज पुश, दबाना, दिस इज पुश, दिस इज पुल, बाहर की तरफ, तो दिस इज पुश एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर पुल, खींचना। तो ये पुश होगा तो इसके काफी सारे वो बन सकते हैं, पुश होने के, हो सकता है ऊपर की तरफ उड़ जाए, हो सकता है ऊपर की तरफ उड़ जाए, ठीक है, तो इसे बोल देते हैं अपवार्पिंग। हो सकता है नीचे की तरफ बैठ जाए, इसे बोल देते हैं डाउन वार्पिंग, ठीक है। तो दिस इज अपवार्पिंग, दिस इज नोन एज अपवार्पिंग। और जो नीचे की तरफ बैठ रहा है इसे बोल देते हैं अपवार्पिंग, ऊपर की तरफ, और जो नीचे की तरफ है उसे बोल देते हैं डाउन वार्पिंग, डाउन वार्पिंग। तो अपवार्पिंग, डाउन वार्पिंग। तो बिकॉज ऑफ पुल देयर कुड बी मेनी रीजंस, देयर कुड बी फॉल्ट, देयर कुड बी ब्रेकेज, इसे बोल देते हैं ब्रेकेज हो सकता है, ये हो सकता है गहरी खाई बन जाए, उसे रिफ्ट बोल देंगे, टेंसाइल की वजह से कोई गहरी खाई बन जाती है उसे रिफ्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्सेस है वो टेंजेंशियल है अलोंग द टेंजेंट, देखिए सरफेस के बिल्कुल टेंजेंट पे फोर्सेस लग रही हैं, सरफेस के टेंजेंट, अगर कोई कॉर्डिनेट नीचे रखा हुआ है ऐसे तो सरफेस के बिल्कुल टेंजेंट पे फोर्सेस लग रही है, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रही है, रेडियस के अलोंग, अर्थ के सेंटर से फोर्सेस जा रही हैं।
टेंशन कोई रीजन हो सकते हैं, कंप्रेशन कोई रीजन हो सकते हैं, हम रीजन बाद में देखेंगे। टेंशन कंप्रेशन रीजन क्या है, अभी हम रीजन पे नहीं जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि कितने टाइप की मूवमेंट हो सकती है। एक कॉन्टिनेंट ऊपर उठ भी सकती है, एक कॉन्टिनेंट नीचे दब सकती है, अप वार्पिंग भी हो सकता है, डाउन वार्पिंग भी हो सकता है। ठीक है, इधर पुल होगा तो क्रैक भी आ सकता है, फॉल्ट भी आ सकता है, ब्रेकेज, और अगर पुश करेंगे तो फोल्ड भी बन जाएंगे। मैं आगे दिखाऊंगा आपको जब मैं ओरिजिन पे आऊंगा। तो यहाँ फोल्ड भी बन सकते हैं, ब्रेकेज बन सकता है, वैली बन सकती है, बहुत सारी चीजें बन सकती है। ऐसे एपियोजेनिक पे क्या है, ऊपर भी उठ सकती है, इट कैन बी वर्टिकली अपवर्ड, इट कैन बी डाउन साइड डाउनवर्ड। नीचे की तरफ होगा तो उसे डाउन थ्रस्टिंग बोल देंगे, नीचे की तरफ आएगा तो डाउन थ्रस्टिंग बोल देंगे, सबसाइडेंस बोल देंगे, ऊपर की तरफ जाएगा तो रेजिंग बोल देंगे, अपलिफ्टिंग बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्टिनेंट फॉर्म होगा, यहाँ से माउंटेन फॉर्म होगा। चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको। तो देखा हमने कैसे कैसे ब्रेकेज, यहाँ ब्रेकेज को देख सकते हैं, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर, ब्रेकेज, फॉल्ट, क्रैक, बहुत सारे। यहाँ पे अप वार्पिंग, डाउन वार्पिंग मैं दिखाऊंगा। आगे फोल्ड बनेंगे, नेविस बनेंगे, उस तरीके से देखेंगे आगे चल के फोल्ड माउंटेन कैसे बनेंगे, फिर देखेंगे वैलीज कैसे बनेंगी, फिर देखेंगे रॉक्स में क्रैक कैसे आएंगे। यहाँ हम देखेंगे सबमर्जेंस, देखेंगे कोस्ट की, हम देखेंगे राइजिंग अपलिफ्टिंग ऑफ द कोस्ट, एमर्जेंस, सबमर्जेंस, ये सब चीजें हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहीं से फिर हम आगे चल के क्या बनाएंगे, अपने बेसिक्स बनाएंगे फॉर व्हाट, फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अवर कॉन्टिनेंटल। जो हम प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे, और थ्योरीज पढ़ेंगे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के फॉर्मेशन की। ठीक है, अक्षय कुमार थोड़ा सब्र रखिए, कौन सी चीज कैसे होगी ये बाद में, अभी कौन सी चीज क्या है बस वो। आपका नाम अक्षय कुमार, मेरा नाम अखिलेश, बस इतना। क्यों अखिलेश, क्यों अक्षय कुमार बाद में। ठीक, तो गाइस ये कुछ चीजें ध्यान रखेंगे। चलिए जल्दी फिर हम आगे बढ़ जाते हैं एक बार। चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं एंडोजेनिक मूवमेंट्स के बारे में। एंडोजेनिक मूवमेंट्स मींस, एंडोजेनिक मूवमेंट्स मीन विद इन द अर्थ, विद इन द अर्थ। ठीक है, और विद इन द अर्थ, विद इन द अर्थ भी है। तो विद इन द अर्थ का मतलब क्या है, दे कैन बी, जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, दे कैन बी डायस्ट्रोपिक, दे कैन बी डायस्ट्रोपिक एंड दे कैन बी सडन, दे कैन बी डायस्ट्रोपिक, दे कैन बी सडन। सडन लिखा है, क्या क्या होते हैं, अर्थक्वेक हो सकता है, वोल्केनिज्म हो सकता है, देयर कैन बी अर्थक्वेक, देयर कैन बी वोल्केनिज्म, दीस आर सडन। डायस्ट्रोपिक मतलब क्या होता है, स्लो। डायस्ट्रोपिक का मतलब क्या है, स्लो। इसका मतलब क्या है, ग्रेजुअल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर। ओके, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक, विद इन द अर्थ। तो डायस्ट्रोपिक को ही हम अलग अलग पार्ट्स में तोड़ के चलते हैं, डायस्ट्रोपिक को ही हम अलग अलग पार्ट्स में तोड़ के हमने देखा। डायस्ट्रोपिक को हमने देखा कि डायस्ट्रोपिक मूवमेंट्स वर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, एंड दीस मूवमेंट्स वाज व्हाट, दीस मूवमेंट्स वाज orogenic and these movements was epiogenic, these movements was epiogenic. Okay, so epiogenic and orogenic ये कैसे समझ सकते हैं हम, orogenic कैसे होती है, epiogenic कैसे होती है। मान लीजिए ये अर्थ की क्रस्ट है। ओके, दिस इज अर्थ क्रस्ट। तो क्या होता है, अर्थ का जो क्रस्ट है उसी के ऊपर कुछ फोर्सेस लगेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ठीक है, तो अर्थ की क्रस्ट के ऊपर कुछ टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्सेस लगती हैं। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जब अर्थ की क्रस्ट के ऊपर कुछ फोर्सेस लगेंगी along the tangent, this is the tangent, this is the tangent, along the tangent फोर्सेस लगेंगी, तो जब कंप्रेसिव फोर्सेस लगेंगे along the tangent तो क्या होगा, अर्थ की क्रस्ट जो है वो थोड़ी सी अर्थ की जो क्रस्ट है उसका फोल्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फोल्ड बन सकते हैं बहुत सारे, कैसे बनेंगे फोल्ड्स, like this. So this is called, this is the crust, these are the tangential forces, these are the tangential forces. Tangential forces are, if you see, tangential forces जो है they are acting along the surface, they are acting along the surface, along the surface, तो surface के along लगती हैं। ठीक है, and if suppose these tangential forces are what, compressive, अभी के लिए मैं एग्जांपल ले लिया, जो tangential forces हैं कैसी हैं, compressive हैं। ठीक है, तो compressive है तो क्या करेंगे, compressive हैं तो folds का formation होगा। तो these are nothing but these are called as fold mountains। आगे चल के हम देखेंगे यही क्या बनेंगी हमारी, this will be our fold mountains। तो this is what, these are the folds, ये folds बनते हैं, these are the folds formation। क्या है ये, these are the folds formation। भारती कुमारी खाने की बैठक है कि आप यहाँ पे पढ़ाई की बात करें, मिस भारती आप लोग परेशान कर रहे हैं सबको। ठीक है, भाभी, शिवम, शक्या, भारती कुमारी आप लोग परेशान करें क्लास में सबको। तो प्लीज ये जो डिस्कशन होगी ना खाने पीने की बंद कर दीजिए, वरना कल से आप क्लास में रूम में अलाउ नहीं होंगे बच्चों। ठीक है, आपको सोचना चाहिए क्लास चल रही है हम लोग खाने पीने की बात कर रहे हैं। ठीक, तो हम रिपीटिंग अगेन, आप दो तीन लोग जो है जो क्लास में कमेंट्स कर रहे हैं ना करें, सीरियसली पढ़ें और पढ़ने दें। ठीक है, समझ रहे हैं, तो ये क्लास में जो कमेंट्स चल रहे हैं खाने की चीजों में ये बंद हो जाए बिल्कुल। ओके, चलिए तो हम बात कर रहे थे कि ओरोजेनिक क्या होती है। ओरोजेनिक का मतलब हो जाता है माउंटेन फॉर्मेशन। ओरोजेनिक मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझे तो दिस इज माउंटेन फॉर्मेशन, और जो एपियोजेनिक है दिस इज व्हाट, कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन। एपियोजेनिक जो होता है वो कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं, एपियोजेनिक मूवमेंट्स बोलते हैं। तो एपियोजेनिक को आप क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन, कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन। जहां कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन होता है वहां पे हम क्या बोलते हैं, एपियोजेनिक। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहां पे एपियोजेनिक की, वही कंटिन्यू कर रहा हूं दोबारा से, एपियोजेनिक यहां लिखते हैं, एपियोजेनिक। एपियोजेनिक का मतलब याद कीजिए, मैंने क्या लिखा था, कौन बताएगा मुझे। एपियोजेनिक का मतलब क्या था, रेडियल मूवमेंट। एपियोजेनिक का मतलब याद करके बताएगा मुझे, क्या लिखा था मैंने, एपियोजेनिक रेडियल। एपियोजेनिक मतलब कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन, ये ऐसे लगेगा along the radius, along the radius लगेगा फोर्स, राइट, along the radius लगेगा। ठीक, तो रेडियल बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, रेडियल लगेगा। तो मतलब क्या है इस चीज का, मतलब ये है कि जो फोर्सेस हैं वो अगर ये पहले टेंजेंशियल लगे थे तो रेडियल कैसे लगेंगे, अगर मैं रेडियल फोर्सेस देखूं। ठीक है, तो अभी फोर्सेस कैसे लगेंगे, अभी फोर्सेस लगेंगे along the radius, सेंटर से। ठीक है, यहां से फोर्सेस लगेंगे, अगर यहीं से फोर्सेस लगेंगे along the radius तो इससे क्या होगा, इससे कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो आपका सरफेस है वो ऊपर की तरफ फॉर्म हो जाएगा, राइट। ओके ओके, लाइक दिस। ये था इनिशियली, तो ऊपर की तरफ फोर्सेस लगी along the radius। ठीक है, तो दिस वाज रेडियल फोर्स। तो दिस इज व्हाट, रेडियल फोर्स, दिस
दिस इज अपवर्ड मूवमेंट, दिस इज व्हाट अपवर्ड मूवमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया का एग्जांपल लूं लाइक दिस, तो इंडिया के यहाँ पे, इंडिया के इस साइड पे कभी एक वेस्टर्न घाट्स के बिल्कुल इस तरफ वेस्टर्न कोस्ट हुआ करता था। वो वेस्टर्न कोस्ट कहाँ चला गया? वो वेस्टर्न कोस्ट था समुद्र के अंदर चला गया। हम इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे कि क्यों चला गया, तो वो सबमर्ज हो गया। तो जो वेस्टर्न कोस्ट था, वेस्टर्न फ्लैंक, वेस्टर्न कोस्ट कह लीजिए, वेस्टर्न कोस्ट कह लीजिए, वो क्या हो गया? सबमर्ज हो गया। वो क्या हो गया? सबमर्ज हो गया। तो समझ कैसे हुआ? अगर ये तो ऊपर से देख रहे हैं, ये क्या है? टॉप व्यू। ये इंडिया को मैं क्या देख रहा हूं? ऊपर से, दिस इज टॉप व्यू। अगर साइड व्यू देखें, अगर हम इंडिया का साइड व्यू देखें, साइड से इंडिया को देखें, श्रीलंका में बैठ के, समंदर में बैठ के इंडिया को देखें, या राम सेतु में बैठ के इंडिया को देखें साउथ से, तो इंडिया कैसा नजर आएगा? इंडिया कैसा नजर आएगा? एक प्लेट की तरह इंडिया नजर आएगा। तो अगर ये इंडिया है, तो इंडिया में देख सकते हैं ये क्या है? अरेबियन सी। ये क्या है? बे ऑफ बंगाल। बीओबी मतलब बे ऑफ बंगाल, एस मतलब अरेबियन सी। तो यहाँ पे अगर हम देखें इंडिया को एक प्लेट की तरह समझे, और एक प्लेट की तरह समझ के अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये इंडिया है और इंडिया के बगल में ये बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी है। तो दिस इज व्हाट बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज द अरेबियन सी। ठीक है, तो दिस इज योर बे ऑफ बंगाल, दिस इज योर अरेबियन सी। यहाँ पे कैसा कौन सा है? अरेबियन सी का ही है। तो यहाँ पे ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, ये क्या कर गई है? सबमर्ज कर गई है। दिस वेस्टर्न फ्लैंक, दिस वेस्टर्न फ्लैंक हैज बीन सबमर्ज्ड। वेस्टर्न कोस्ट सबमर्ज हो गई है डाउन की तरफ, नीचे की तरफ। क्यों हो गई है वो इंडियन ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे। तो दिस वेस्टर्न कोस्ट हैज बीन सबमर्ज्ड, वेस्टर्न कोस्ट हैज बीन सबमर्ज्ड। ये वेस्टर्न कोस्ट क्या हो गई है? सबमर्ज हो गई है, अंदर की तरफ चली गई है। ऐसे ही बहुत सारी जो कोस्ट है, या तो उठ गई है या वो सबमर्ज हो गई है सबसाइडेंस। तो ऐसे बहुत सारी कोस्ट है जो अपलिफ्ट हो गई है। अपलिफ्ट के भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, अपलिफ्ट के भी हमारे पास एग्जांपल है, सबमर्जेंस के भी हमारे पास एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल कथियावाड़, कथियावाड़ ये गुजरात में है। कथियावाड़ कोस्ट ये गुजरात में, ठीक है। कथियावाड़ कोस्ट ये अपलिफ्ट हुई है, बीचेस रेज हुए हैं। जैसे डाउन है नीचे की तरफ, एक होता है अपलिफ्टिंग, ये अपलिफ्ट हुई है। ऐसे जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है ना, वो अपलिफ्ट हुआ है। ईस्टर्न कोस्ट जो है यहाँ पे जो कुछ हिस्सा है वो अपलिफ्ट हुआ है। तो कुछ हिस्सा अगर देखेंगे ईस्टर्न पार्ट का, तो वो कुछ हिस्सा क्या हुआ है? अपलिफ्ट हुआ है। और ये अपलिफ्ट डाउन क्यों है? क्यों है? बिकॉज ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस। यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ फोर्स लगी, ग्रेविटी हो सकती है, यहाँ पे ऊपर की तरफ कुछ फोर्सेस लगी। तो इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है वो एमर्जेंट है, और इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वो क्या है? डाउन साइड है। तो इंडिया का ये पोर्शन देखेंगे, दिस इज अरेबियन सी ऑफ इंडिया, दिस इज बे ऑफ बंगाल ऑफ इंडिया। तो कथियावाड़ कोस्ट गुजरात में एक बेस्ट एग्जांपल है अपलिफ्टिंग का, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है? तिरुनी वैली कोस्ट, तिरुनी वैली, तिरुनी वैली कोस्ट। ये तिरुनी वैली कोस्ट है तमिलनाडु में, ये भी एग्जांपल है तमिलनाडु में। ये भी क्या है? ये भी एग्जांपल है बहुत अच्छा अपलिफ्ट का। ऐसे हमारे पास सबसाइडेंस के एग्जांपल भी है, ठीक है। सबसाइडेंस, सबसाइडेंस मतलब क्या है? नीचे की तरफ गिरना। अपलिफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? अपलिफ्ट का मतलब होता है ऊपर की तरफ उठना। सबसाइडेंस का मतलब क्या होता है? नीचे की, मतलब नीचे की तरफ गिरना, नीचे की तरफ गिरना, ठीक है। तो इसके भी एग्जांपल सबसाइडेंस के। फॉर एग्जांपल रन ऑफ कच्छ गुजरात में, ये नीचे की तरफ सबसाइड हुआ है, ये वाला एरिया रन ऑफ कच्छ ये सबसाइड हुआ है, ठीक है। और अंडमान निकोबार भी सबसाइड हुआ है, अंडमान एंड निकोबार ये भी क्या हुआ? सबसाइड हुआ है। सबसाइड मतलब नीचे की तरफ सबमर्ज हुआ है, अंदर गया है। वो क्यों गया? वर्टिकल फोर्सेस, नीचे जाना, रेडियल फोर्स अपवर्ड एंडोजेनेटिक, नीचे जाना इज आल्सो सबसाइडेंस। कैसे होता है नीचे जाना? अगर बात करेंगे नीचे जाने का, तो ये वाली चीज नीचे कैसे जाती होगी? तो नीचे जाने के लिए हम देखें एक और एग्जांपल। तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ चले जाएगा। ये हिस्सा है दिस मच पार्ट इट विल गो डाउन। जब डाउन चला गया, तो डाउन जाने के बाद कैसा हो गया? इज लाइक दिस। दिस रीजन इज सबमर्ज्ड। अगर इस रीजन के बारे में बात करेंगे, तो दिस पोर्शन इज व्हाट? सबमर्ज्ड। तो ये वर्टिकल है, वर्टिकली नीचे जाना, वर्टिकल ऊपर आना, वर्टिकल, ठीक है। नीचे जाना, वर्टिकली डाउन, वर्टिकली अप। तो बिकॉज़ ऑफ अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कौन सी होगी? नीचे से क्या लगा? ग्रेविटी। नीचे से क्या लगा? सॉरी नॉट ग्रेविटी, धक्का लगा। डाउनवर्ड क्या होगी? ऊपर से ग्रेविटी, नीचे की तरफ, नीचे इकट्ठा हो गया हो। क्यों हुआ? बाद में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, तो अंडमान निकोबार का कुछ हिस्सा कभी अराकान माउंटेन से जुड़ा था। तो इंडिया का जो कॉर्नर है यहाँ पे, अंडमान निकोबार जो है, कभी अराकान माउंटेन से जुड़ा था, ठीक है। तो दिस इज अंडमान एंड निकोबार, कभी अराकान माउंटेन से, तो वो सबसाइड हो गया, नीचे चला गया, सबमर्ज कर गया, ठीक। तो दीस आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एपियोजेनिक मूवमेंट्स, एपियोजेनिक मूवमेंट, ओके। आपका जो राम सेतु है, राम सेतु भी क्या है? समझ है, क्योंकि जो श्रीलंका का गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है, और जो इंडिया जो बीच ऑफ पास पड़ता है, गल्फ ऑफ मन्नार रीजन जो है, और इंडिया का जो कॉमन ब्रिज वाला रीजन है, उन दोनों के बीच क्या कर गया? सबसाइड कर गया, धंस गया, धंसना। सबसाइडेंस का मतलब क्या है? धंसना नीचे की तरफ। अपलिफ्ट का मतलब क्या है? ऊपर उठना। तो इसका मतलब धंसना, इसका मतलब उठना, ठीक है। तो दीस आर द एग्जांपल्स ऑफ एपियोजेनिक, एंडोजेनिक मूवमेंट्स, एंडोजेनिक, एपियोजेनिक, ये जेनेटिक मूवमेंट्स, ठीक है। एपियोजेनिक मूवमेंट्स ऐसे ही देखिए, एपियोजेनिक एग्जांपल ले सकते हैं एपियोजेनिक मूवमेंट्स का। दिस इज हाउ एपियोजेनिक मूवमेंट्स आर देयर। तो दीस बीचेस आर व्हाट? सबसाइडिंग। तो दिस इज व्हाट? सबसाइडेंस, दिस इज सबसाइडेंस, ठीक है। और यहां देख सकते हैं दिस एरिया इज आल्सो सबमर्जिंग, सबसाइडेंस। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एपियोजेनेटिक, ठीक। एपियोजेनेटिक मूवमेंट के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं इस तरीके से, एपियोजेनेटिक। और अगर बात करें ओरोजेनेटिक मूवमेंट्स की, तो अगर हम बात करेंगे ओरोजेनेटिक की, तो ओरोजेनेटिक का मतलब क्या सीखा है? ओरोजेनेटिक मतलब क्या होता है? माउंटेन फॉर्मेशन। दीस आर व्हाट? माउंटेन फॉर्मिंग, ओके। तो अगर बात करें ओरोजेनेटिक की, ओरोजेनिक आर माउंटेन फॉर्मिंग। ये क्या होती है? माउंटेन फॉर्मिंग। इसमें फोर्सेस कैसे लगती हैं? टेंजेंशियल, टेंजेंशियल फोर्सेस आते हैं। अगर टेंजेंशियल फोर्सेस हैं, तो टेंजेंशियल फोर्सेस में लगती हैं, तो टेंजेंशियल फोर्सेस से क्या होगा? तो ये क्या है? कॉम्प्रेसिव फोर्सेस, टेंजेंशियल कॉम्प्रेसिव, टेंजेंशियल कॉम्प्रेसिव फोर्स। टेंजेंशियल कॉम्प्रेसिव फोर्स क्या करेगी? इसको दबाएगी, पुश करेगी। तो दिस टेंजेंशियल कॉम्प्रेसिव फोर्स विल पुश इट, एंड दिस फोर्स विल पुश इट, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फोल्ड्स और माउंटेन्स। ये फोल्ड्स या फिर माउंटेन्स का फॉर्मेशन करेगी, लाइक दिस, because of the compressive forces. So there is a fold formation. There is a fold formation. So these are the folds. ये folds हैं, और यही है reason of the formation of fold mountains. These are the reasons
These are the reasons of formation. These are the reasons of formation of fold mountains. These are the reasons of the formation of fold mountains. Fold mountains बनने का क्या है? यही कारण है क्योंकि ये टेंजेंशियल फोर्सेस है. टेंजेंशियल फोर्सेस कैसे होती हैं? अगर ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर अगर ये कॉन्टिनेंट है, अगर ये कॉन्टिनेंट है तो टेंजेंशियल फोर्सेस टेंजेंट के अलोंग एक्ट करेंगी. They will act along the tangent. ठीक है, along the tangent. They will act along the tangent. Forces along the tangent. Tangent के along forces लगेंगी. ये अर्थ का सेंटर है. tangent. पहले क्या था? रेडियल फोर्सेस थी, रेडियस के along. अभी क्या है? टेंजेंट के along. तो हम देखेंगे आगे चल के फोल्ड माउंटेन हिमालय वो क्या होंगी, इसी तरीके से फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो मैं एक बार आप साथ साथ नोट करिएगा, मैं एक बार पूरा कर लूं फिर आप करिएगा. तो अभी ओरिजिनल मूवमेंट में देखा कि पहले हमने देखा कंप्रेसिव, तो हम देखेंगे टेंसाइल फोर्सेस की. टेंसाइल फोर्सेस अगर है तो टेंसाइल फोर्सेस से क्या क्या हो सकता है? टेंसाइल फोर्सेस से क्या क्या हो सकता है? टेंसाइल फोर्सेस से क्या क्या हो सकता है? तो टेंसाइल फोर्सेस बाहर की तरफ लगेंगी, पुल होगा. पुल होगा, अगर पुल होगा तो टेंसाइल फोर्सेस से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है. एक पॉसिबिलिटी क्या है कि क्रैक फॉर्मेशन हो जाएगा. तो क्रैक जब बनेंगे तो क्रैक कुछ इस तरीके से बन जाएंगे. तो these are the cracks formation. एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे बीच में क्रैक की जगह पे फॉल्ट डेवलप हो जाए. एक छोटा सा फॉल्ट क्रिएट हो गया, तो बीच में फॉल्ट क्रिएट हो गया. फॉल्ट मतलब एक गैप आ गया. दिस इज अ फॉल्ट. तो हो सकता है कि फ्रैक्चर हो जाए, दो हिस्सों में टूट जाए. ये भी टेंसाइल फोर्सेस है. एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्चर. फ्रैक्चर ही हो जाए, हो सकता है फ्रैक्चर हो जाए, हो सकता है फॉल्ट आ जाए. तो दीस कैन बी द पॉसिबिलिटीज. ठीक है, ये सब क्या है? टेंसाइल फोर्सेस. हमने देखा ये जो है रीजन टेंसाइल फोर्सेस, ये सब जो हमने देखा टेंसाइल. अब एक और हो सकता है कंप्रेसिव फोर्सेस का रिजल्ट. कंप्रेशन अगर हो तो एक रिजल्ट और बन सकता है. वो रिजल्ट क्या? मान लीजिए कि दो तरह की आपके पास क्रस्ट है. तो दिस इज फर्स्ट क्रस्ट, दिस इज सेकंड क्रस्ट. दो क्रस्ट है हमारे पास. क्रस्ट, दिस इज क्रस्ट नंबर 1, क्रस्ट नंबर 2. अब इनमें कंप्रेसिव फोर्सेस लगती हैं. इमेजिन सिचुएशन, इन पे क्या होता है? इन पे कंप्रेसिव फोर्सेस लगती हैं. कंप्रेसिव, तो क्रस्ट सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्सेस. तो एक क्रस्ट दूसरी क्रस्ट के, ये वाली क्रस्ट जो है हैवी है, ये लाइट है. तो एक जो हैवी वाली क्रस्ट और जो लाइट वाली क्रस्ट है, दिस इज लाइट. हल्की है, दिस इज हैवी. ये हैवी है, भारी है. जो भारी क्रस्ट है ना, उसको डोमिनेट करने का ट्राई करेगी. तो भारी वाली के ज्यादा वजन होगा, वेट होगा, तो अंदर की तरफ घुस जाएगी, दोनों क्या होंगी? मिक्स हो जाएंगे. उसे बोलते हैं क्रिस्टल थिकनिंग. उसे हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल थिकनिंग. तो हम बोलते हैं क्रिस्टल थिकनिंग. जब दोनों मिलेंगे तो इनके मिलने की वजह से क्या होगा? इनके मिलने की वजह से एक नीचे जाएगी और एक ऊपर आएगी. तो इसमें क्या होगा? इसमें काइंड ऑफ एक ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाएगा. थोड़ा सा हिस्सा क्रस्ट का, थोड़ा सा हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाएगा. इसे बोलते हैं हम क्रिस्टल थिकनिंग. तो एक हिस्सा तो क्रस्ट का जो है नीचे की तरफ आ जाएगा, कुछ हिस्सा क्रस्ट का यहाँ से क्या करेगा? नीचे की तरफ फ्लो करेगा, राइट. और जो कुछ हिस्सा है क्रस्ट का वो ऊपर की तरफ फ्लो करेगा. तो जो क्रस्ट है मतलब एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा नीचे मिलकर दोनों थिक हो जाएंगी. इसे हम बोलेंगे क्रिस्टल थिकनिंग. तो ये यहाँ से मिलेगा और ये बोल. तो ये हुआ क्या? दिस पर्टिकुलर पार्ट ट्राइज टू गो डाउन, दिस पर्टिकुलर पार्ट ट्राइज टू गो अप. तो इसे बोलते हैं एक हिस्सा जो नीचे की तरफ गया और एक हिस्सा जो ऊपर की तरफ आया. तो इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं क्रिस्टल थिकनिंग. दिस पार्ट, इसने क्या किया? क्रस्ट को थिक बना दिया. इसने क्या किया? क्रस्ट को थिक बना दिया. दिस इज नोन एज थिकनेस इंक्रीज्ड. थिकनेस बढ़ गई है. दिस फिनोमेना इज नोन एज व्हाट? क्रिस्टल थिकनिंग बिकॉज़ ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेस. दिस इज क्रिस्टल थिकनिंग. ये फ्रैक्चर हो गया, दिस इज फ्रैक्चरिंग, दिस इज फॉल्ट, दिस इज क्रैक बिकॉज़ ऑफ पुल. बट दिस इज पुश. ये क्या हुआ? पुश हुआ, एक दूसरे को दबाया और एक दूसरे को दबाया. एक्सेसिव कंप्रेसिव फोर्स. तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ गई, एक प्लेट नीचे आ गई. दिस क्रस्ट केम डाउन. इसका क्या हो गया? डाउन थ्रस्टिंग. और इसका क्या हो गया? रेजिंग. तो जो पार्ट नीचे आया उसका डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ, इस पार्ट का डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ, इस पार्ट का अपवर्ड मूवमेंट हुआ. ये पार्ट का चला गया अपवर्ड. ठीक है, तो एक पार्ट नीचे आ गया डाउनवर्ड, एक पार्ट चला गया ऊपर. वन पार्ट केम डाउनसाइड, अनदर पार्ट केम वेंट अपसाइड. दो क्रस्ट ही हमारे पास. ठीक है, क्रस्ट 2 क्रस्ट 1. तो जो भारी वाली नीचे आ गई, हल्की वाली ऊपर चली गई, इसे बोलते हैं क्रिस्टल थिकनिंग. थिकनेस इंक्रीज हो गई. ओके, क्रिस्टल थिकनिंग. और जब दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं तो फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ. यहीं से हिमालयस फॉर्म हुआ. देखिए हिमालयस कुछ ऐसे ही फॉर्म हुआ है. हिमालयस यानी एंडीज, रॉकीज, वो सब कुछ इसी तरीके से फॉर्म हुई है. तो ये जो हमारे पास है, दीस एग्जांपल्स आर व्हाट? हिमालयस, एंडीज, रॉकीज. ओके, हिमालयस, एंडीज, रॉकीज. हिम मींस हिमालयस, एंडीज, रॉकीज. रॉकीज आर इन नॉर्थ अमेरिका, एंडीज आर इन साउथ अमेरिका, हिमालयस आर इन इंडिया. ओके, सो गाइस ये हम बात कर रहे हैं किसकी? दीस आर द. तो बेसिकली ये मूवमेंट कौन सी? ओजेनेटिक मूवमेंट. हम देखेंगे कि पीछे कारण क्या है. एक कॉन्टिनेंट चलती क्यों है, इनके पीछे चलने का कारण वो कन्वेक्शन सेल बनेगा आगे चल के. बट उसको डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में. ठीक है, तो मैं एक बार पुरानी स्लाइड लगा रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, मुझे बताइए हो गया तो ये एंडोजेनिक हो गया सभी का. दिस वन इज ओवर. आई थिंक ये तो फिर सभी का हो गया होगा. वार्पिंग डाउन वार्पिंग. ठीक है, दिस इज डन. उसके बाद दिस वन इज ओवर. एंडोजेनिक मूवमेंट. दिस वन डायस्ट्रोपिक सडन. ये हो गया सभी का. स्लाइड नंबर मेरे हिसाब से स्लाइड नंबर 12. तो एक बार बोल दो स्लाइड नंबर 12 हो गया, फिर मैं आगे बढ़ता हूं. ये स्लाइड नंबर 12 है. 12 इज डन. ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश. सो 12 इज डन. ये है 13, जिसमें इंडिया बना हुआ है. 13 हमारा भारत, प्यारा भारत, इंडिया. तो जो इंडिया बना हुआ है ये वाला बताइए. ये वाला हो गया स्लाइड नंबर 13. नोट इट.
डन? ओके गाइस, सुपर। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े, ओके ओरोजिनी के बारे में, स्लाइड नंबर 20th ओरोजिनी के बारे में हो गया, ये वाला स्लाइड पूरा कर लिया। हैवी वाला नीचे जाएगा, उत्सव लाइट वाला ऊपर आएगा। चलिए अच्छी बात है, मैं ऐसा लिखा जिन लोगों का रह गया वो प्लीज साथ साथ कर लें एक बार, उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार 10-15 सेकंड, जो लोग थोड़ा बहुत भी रह गया तो प्लीज साथ साथ एक बार पूरा कर लें बैकलॉग, वरना नोट मिल जाएंगे, थोड़ा भी खराब कर गया तो चलिए शाबाश, ये कर लीजिए ओरोजिनी मूवमेंट्स, ये भी हो गया। डन गाइस, चलिए ओके। चलिए ठीक है, तो बात करते हैं सडन मूवमेंट्स की, तो बात करते हैं सडन मूवमेंट्स। जो सडन मूवमेंट है, सडन अर्थ मूवमेंट जो है, जो सडन अर्थ मूवमेंट्स है उनको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, वी कैन ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स। वन इज दी सडन में जो अचानक हुई है, द वेरी फर्स्ट इज अर्थक्वेक्स, अनदर वन इज वोल्केनिज्म, वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म तो हम देखते हैं कि जो मैग्मा है जब वो प्रेशराइज होकर बाहर आता है, ठीक है, उसको वोल्केनिज्म होता है। तो वोल्केनिज्म इज ड्यू टू दी प्रेशर जनरेटेड बाय लावा व्हिच कम्स आउट, प्रेशर जनरेटेड बाय मैग्मा बोलेंगे क्योंकि अंदर मैग्मा होता है, व्हिच कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ लावा। जो लावा की फॉर्म में क्या होता है, बाहर आता है। मैग्मा, मैग्मेटिक प्रेशर अंदर होता है, ठीक है, मैग्मेटिक प्रेशर इज इनसाइड एंड बिकॉज ऑफ दैट मैग्मेटिक प्रेशर दैट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ लावा। तो लावा की फॉर्म में वो बाहर आता है, जब वो लावा की फॉर्म में बाहर आता है तो बिकॉज ऑफ दैट, तो वहां पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स फॉर्मेशन, उसे बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। वोल्केनिक माउंटेन्स बोल सकते हैं। ये वोल्केनिक माउंटेन्स क्या करेगा, कुछ गैसेस बाहर निकलेंगी, ओके दैट इज अंडरस्टूड। इसके बियॉन्ड केवल वोल्केनिक प्लेट्यूज बना देता है, ये ऐसे वोल्केनो बाहर निकलता जाएगा, तो वोल्केनिज्म सडन मूवमेंट होती है, इमीडिएट मूवमेंट। उससे क्या बनेगा, वोल्केनिक माउंट बनेगी, वोल्केनिक प्लेट्यूज भी बनेगी, ठीक है। तो वोल्केनिज्म से क्या होता है, वोल्केनिज्म से देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन्स, फॉर एग्जांपल माउंट वेसुवियस, माउंट वेसुवियस इटली में है, माउंट स्ट्रोम्बोली, ठीक है, ऐसे ही बनता है वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक प्लेट्यू बनता है, पीएलटी मतलब प्लेट्यू होगा, पीएलटी मतलब प्लेट्यू। वोल्केनिक प्लेट्यू कैन बी कॉल्ड डेकन प्लेट्यू, डेकन प्लेट्यू, डेकन प्लेट्यू, वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनिक प्लेट्यू वोल्केनिज्म से बन सकता है, ठीक है। ओके, देन इसके बियॉन्ड अर्थक्वेक्स की बात करें, अर्थक्वेक्स क्या है, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जब भी एनर्जी अंदर अटक के निकलती है बाहर, जब भी अंदर से एनर्जी निकलेगी तो लहर की फॉर्म में निकलेगी, वेव्स की फॉर्म में। और जो ये वेव्स हैं, ये वेव्स क्या करेंगी, यही तो शेकिंग करेगी, और इसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, तो अर्थक्वेक आता है, सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस जो है वो शेक करता है, शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस। और जो अर्थ सरफेस है, बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, बिकॉज ऑफ दैट डिस्ट्रक्शन हैपेंस, ठीक है, डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्शन में क्या हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे कि खाई बन सकती है, रिफ्ट क्रिएशन, ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन में मतलब क्या हो सकता है, रिफ्ट क्रिएशन, रिफ्ट फॉर्मेशन, ठीक है, गड्ढे बन जाना, खाई बन जाना, वैली फॉर्मेशन, रिफ्ट फॉर्मेशन, वैली फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ शिम्स, शिम्स मतलब होता है छोटे छोटे क्रैक का फॉर्मेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये रीजन है बिफोर अर्थक्वेक, ओके, दिस रीजन इज बिफोर अर्थक्वेक। तो अगर आप देखेंगे तो इस रीजन में अर्थक्वेक से पहले कुछ इस टाइप का नजर आ रहा है, दिस इज बिफोर अर्थक्वेक। लेकिन अर्थक्वेक आने के बाद क्या होगा, अर्थक्वेक आने के कुछ समय बाद ये रीजन जो है हमको कुछ अलग टाइप का नजर आएगा। यहाँ पे हो सकता है कुछ बीच में क्रैक्स डेवलप हो जाए। तो जो क्रैक्स बीच में डेवलप हुए हैं इन्हें बोलते हैं, एक किसी को बोल सकते हैं रिफ्ट, किसी को बोल सकते हैं स्काइम्स या शिज्म्स। तो दिस इज रिफ्ट, दिस इज शिज्म्स। So these are the basically type of cracks, these are the gaps, ओके, जो क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, रिलीज ऑफ एनर्जी। तो क्या होगा, शेकिंग होगा, जब एनर्जी रिलीज होगा तो इसका अप एंड डाउन मूवमेंट होगा, इसका भी अप एंड डाउन मूवमेंट होगा, बिकॉज ऑफ दैट अप एंड डाउन मूवमेंट। एक हिस्सा ऊपर की तरफ जाने का ट्राई करता है, एक हिस्सा ऊपर की तरफ जाने का ट्राई करता है, एक हिस्सा नीचे की तरफ आने का ट्राई करता है, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ क्रैक फॉर्मेशन। ये पार्ट ऊपर जाने का ट्राई करेगा, ये नीचे आने का, और मे बी ये भी ऊपर जाने का, तो बिकॉज ऑफ दैट बीच में यहाँ पे फॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं, क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं, फॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं, क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इट इज शिम्स, SCH, chimes or shims or schisms। नोट कर लीजिए इसको, वैसे फील नहीं आ रही तो फील लीजिए, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को इंटर से पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। यस, स्काइजम्स, स्काइजम्स बोल सकते हैं इसको, बेसिकली डिवीजन होता है, स्काइजम्स, स्काइजम्स, शिज्म्स।
कोई टेक्निकल रीजन नहीं है इसका मतलब जस्ट स्काइज्म का मतलब सिर्फ गैप्स होता है, डिवीजन, इट इज अ स्प्लिट, इट इज द मीनिंग ऑफ स्प्लिट, डिवीजन, दैट इज। ठीक है, बस ये मतलब इसको, अगर पहली बार सुना है वर्ड तो अंग्रेजी का वर्ड है बस, और कुछ नहीं है, तो बिना होते परेशान एक्साइटेड मत होइए। ओके, प्रीवियस स्लाइड नोट कीजिए सडन मूवमेंट्स की। स्काइज्म का मतलब सिर्फ डिवीजन होता है, उसकी कोई इमेज थोड़ी ना है। अगर टुकड़े कर दोगे एक पर्टिकुलर जब सब्जी काटते हो, खीरे के टुकड़े करते हो, दैट कुकुम्बर, दैट इज स्काइज्म, यू क्रिएटेड डिवीजन, स्प्लिट। तो स्काइज्म मींस स्काइज्म विद द फैमिली, स्काइज्म विद इन द ब्रदर्स। ओके, हो गया है ये वाला स्लाइड सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, इफ इट इज डन लेट मी नो। गाइस नोट करके मुझे बताइए जरा। चलिए ओके गाइस, तो ये हमने बात करी कुछ की सडन मूवमेंट्स किस फॉर्म में होती हैं, उनसे क्या क्या चीजें बन सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मूवमेंट होती हैं। अब हम बात करेंगे एक्सोजेनिक मूवमेंट्स की। एक्सोजेनिक मूवमेंट्स की टू एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, एक्सोजेनिक मूवमेंट्स, एक्सोजेनिक मूवमेंट्स मतलब क्या है? मूवमेंट्स above the earth surface due to exogenetic forces. Exogenetic forces means above the earth surface, above the earth surface. What are those exogenetic forces? What are those agents? Exogenetic movement जो है उनके एजेंट्स क्या है, वो कौन से लोग हैं, वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से मीडियम है जिनकी वजह से ये होती है। फॉर एग्जांपल विंड्स, हवाएं जो चलती हैं, देखा है माउंटेन को कैसे वो ऊपर से मिट्टी उड़ा देती है। ठीक है, विंड्स हो गया, विंड्स के बाद रेन हो गया, बारिश होगी तो जंगल या पहाड़ियों से नीचे की तरफ कीचड़ या फिर मड नीचे निकलेगा। राइट, ऐसे ही जो ग्लेशियर्स होंगे, ग्लेशियर्स में जो स्नो होगा, ये जो आइस होगी जब वो मेल्ट करेगी तो वो भी क्या करेगी, एक हिस्से को नीचे लेके गिरेगी। राइट, तो विंड्स, रेन, ग्लेशियर्स ये सब क्या है, ये सब एग्जांपल्स हैं किसके, इन एजेंट्स के। साथ ही साथ ये एजेंट बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, जो बायोलॉजिकल वेदरिंग करते हैं, जैसे कि रोडेंट्स यानी कि छिपकली हो गई, चूहे हो गए, उस टाइप के, लिजर्ड्स हो गई, ठीक है, गेकोस हो गए, उसके बाद टर्माइट्स, देन वर्म्स, देन बैक्टीरिया। ठीक है, ये है बायोलॉजिकल रिएक्शन करते हैं, फिनोमेना करते हैं, जैसे क्या होता है, मिट्टी लूज होती है और झड़ जाती है तो ऊपर से शेप बदल जाएगी इसकी, या सरफेस की शेप बदल जाएगी। माउंटेन दिखा होगा आपने, बैरन रॉकी हो जाती है, क्यों? इनकी वजह से। जो एजेंट्स हैं ये तरह तरह के चेंजेस कर देते हैं। दीस एजेंट्स मेक्स ग्रीन माउंटेन्स बैरन, रॉकी, बैरन, बंजर, रॉकी, पथरीली घाटियों की तरह। ठीक है, और विंड्स, रेन, ग्लेशियर, रनिंग वाटर क्या करता है, जहां पे कभी नदी बहती थी, आज जो नमली घाटी है तो नदी बह के छोड़ गई, आज वो ड्राई हो गया तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे स्ट्रक्चर बन गया घाटी के जैसा, सूखे पहाड़ बन गए, रिवाइंस बन गए। ठीक है, तो वो भी हम बोल सकते हैं, तो एजेंट्स हैं ये भारी भारी माउंटेन्स को बना देते हैं। दे चेंजेस द फेस ऑफ माउंटेन, माउंटेन की शक्ल चेंज कर देते हैं। ओके, द चेंजेस फेस ऑफ द माउंटेन, माउंटेन की शक्ल चेंज कर देंगे, उस माउंटेन में से मिट्टी सारी हटा देंगे, पेड़ हटा देंगे। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस यहाँ से हो सकते हैं। ठीक, बहुत सारे जो बदलाव हैं इनकी वजह से हो सकते हैं और ये काफी ज्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, फेस ऑफ द माउंटेन को चेंज करने वाले क्या है, जैसे कि रेनफॉल है, हेल स्टॉर्म्स है। ओके, तो ये एक्सोजेनिक मूवमेंट्स है जो अर्थ सरफेस के ऊपर होती हैं, व्हिच आर अबव द अर्थ सरफेस। पहली चीज, ड्यू टू एक्सोजेनिक फोर्सेस, जो कि खुद बाहर से एक्ट करती हैं, बाहर से ऑपरेट करती हैं। इसके एग्जांपल हमने एक्सोजेनिक मूवमेंट्स के, तो इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल हम पढ़ेंगे वेदरिंग, हम पढ़ेंगे इसमें इरोजन, हम समझेंगे चीजें क्या होती है, हम पढ़ेंगे इसमें मास मूवमेंट। ठीक है, मास मूवमेंट, ये सब चीजें क्या है, वेदरिंग, इरोजन, मास मूवमेंट, ये सब चीजें एक्सोजेनिक मूवमेंट है जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर हुई है। माउंटेन से मिट्टी का चढ़ना, लैंडस्लाइड का होना, तो वो एक तरीके की क्या है, एक्सोजेनिक मूवमेंट है। ठीक है, एक तरीके की एक्सोजेनिक मूवमेंट है। फॉर एग्जांपल लैंडस्लाइड्स, फॉर एग्जांपल सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड्स, ये क्या है, एक तरह की एक्सोजेनिक मूवमेंट है। रॉक ब्रेकिंग, ठीक है, फॉर एग्जांपल रॉक ब्रेकिंग। ठीक है, ये एक तरीके की क्या है, एक तरीके की एक्सोजेनिक मूवमेंट है कि बाहर से पूरा जो रॉक है वो टूट के क्या किस में तब्दील हो जाता है, सैंड में तब्दील हो जाता है। वो तरीके की क्या है, इस तरीके की मूवमेंट है। लाइमस्टोन केव फॉर्मेशन, ठीक है, गुफाओं का बनना, वो भी क्या है, एक्सोजेनिक मूवमेंट है। केव फॉर्मेशन, लाइमस्टोन की केव, गुफाएं बनना, पत्थर का टूटना, एक्सोजेनिक। सॉइल का टॉप सॉइल से निकल जाना, एक्सोजेनिक। लैंडस्लाइड, पत्थरों का भूस्खलन हो जाना, दैट इज व्हाट अगेन एक्सोजेनिक। ठीक है, तो इट मेक्स द ग्रीन माउंटेन्स बैरन, इट चेंजेस द फेस ऑफ द माउंटेन, माउंटेन की शक्ल बदल देती है। इट चेंजेस द फेस ऑफ माउंटेन, रेनफॉल, हेल स्टॉर्म क्या करती है, माउंटेन की शक्ल बदल देती है। एक्सोजेनिक मूवमेंट्स, तो एक्सोजेनिक मूवमेंट जो है, एक्सोजेनिक जो मूवमेंट है जितनी भी हमने पढ़ी है वो सभी एक्सोजेनिक मूवमेंट एक कैटेगरी के अंदर आती है। उस कैटेगरी का नाम होता है डेन्यूडेशन। उस कैटेगरी का नाम क्या है, डेन्यूडेशन। और जो डेन्यूडेशन वाली कैटेगरी है, डेन्यूडेशन मतलब क्या होता है, टू रिमूव द कवर, स्ट्रिप ऑफ, मतलब जो अर्थ है उसके अर्थ के ऊपर एक लेयर है, उस लेयर का हटा देना, उसको बोलते हैं डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन मींस टू रिमूव टॉप लेयर, डेन्यूडेशन का एक और मतलब भी होता है टॉप लेयर को हटा दो या फिर टू स्ट्रिप ऑफ, जो भी उसके ऊपर एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको हटा दो, टू स्ट्रिप ऑफ मटेरियल कवर, ऊपर से जो मटेरियल कवर है उसको हटा दो या फिर टॉप लेयर को रिमूव कर दो। तो डेन्यूडेशन के तीन पहलू होते हैं, डेन्यूडेशन के तीन पहलू हम पढ़ेंगे वेदरिंग, हम पढ़ेंगे इसमें इरोजन, हम पढ़ेंगे इसमें मास मूवमेंट।
मास मूवमेंट, वेदरिंग, इरोजन, मास मूवमेंट। इन तीनों में कॉमन बात क्या है? इन तीनों प्रोसेस में कॉमन, तीनों एक्सोजेनिक प्रोसेस है, यार के सरफेस के ऊपर होते हैं। ये ऊपर की टॉप लेयर को रिमूव कर देते हैं, चाहे पत्थर की टॉप लेयर हो, चाहे सॉइल हो, चाहे कुछ भी हो, रिमूव कर देते हैं। तो दिस ऑल रिमूव, इन तीनों की बात करें, हम डिटेल पढ़ेंगे, तीनों की बात करें, दे रिमूव द टॉप लेयर कवर। ओके, ये कर देते हैं ऊपर से रिमूव, ठीक है। एंड दे चेंजेस द टॉप फेस ऑफ द अर्थ, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अर्थ, दे ऑल चेंज फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ का चेहरा बदल देते हैं, ऊपर से हटा देते हैं। दे ऑल रिमूव टॉप कवर, हमने देखा लेयर कवर, दे ऑल चेंज द फेस ऑफ द अर्थ, दे ऑल चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अर्थ, दे ऑल चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अर्थ। अर्थ का कॉन्फ़िगरेशन तो टॉप लेयर या फिर कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या करते हैं, बदल देते हैं। दीपक कुमार क्लास पर ध्यान दीजिए, कमेंट्स पे नहीं। मिस्टर दीपक, फिर आप बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा है ना, क्लास पर ध्यान दीजिए। ओके अदिति, आप जा सकती हैं। ऑल नॉन स्टूडेंट्स लाइक अदिति, आप जा सकते हैं। गुड नाइट अदिति, बताइए किस बज गए हैं, टाइम हो गया है। ये सब हम पढ़ेंगे, मास मूवमेंट क्या होता है, इरोजन क्या होता है, ठीक है, क्या चीजें होती हैं ये सब, ठीक है। तो इनके लिए हम ये देखते हैं फोर्सेस कौन कौन सी रिस्पांसिबल है। इनके लिए जो फोर्सेस रिस्पांसिबल है वो जो सन है, सन की इंसोलेशन, सन की इंसोलेशन, इंसोलेशन हमने पढ़ा है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, उससे क्या होता है, गर्मी आती है। उस गर्मी से क्या होता है, जो रॉक है, पत्थर है, वो एक्सपैंड होते हैं। उस गर्मी से क्या होता है, जो पत्थर है, रॉक्स, ठीक है, वो एक्सपैंड होते हैं, वो एक्सपैंड होते हैं रॉक्स, ठीक है, और फिर कॉन्टैक्ट होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, और फिर रॉक्स क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट, एक्सपैंड होते हैं और फिर क्या होता है, कॉन्टैक्ट, श्रिंक हो जाते हैं। तो जो एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट जो है, पहले पहले खुलना फिर बंद होना, फिर खुलना फिर बंद होना, जो एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, क्रैक फॉर्मेशन, दिस लीड टू क्रैक फॉर्मेशन। और जब उसमें क्रैक्स होते हैं तो क्रैक्स से क्या होता है, मिट्टी चलती है, लूज मटेरियल बाहर निकलता है, तो लूज मटेरियल बाहर निकलता है तो शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। क्रैक फॉर्मेशन, लूज मटेरियल कम्स आउट। जब ऐसे करते करते कई सालों तक उससे मिट्टी चढ़ती रहेगी, निकलती रहेगी, टाइम पे पत्थर टूट जाएगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं ब्रेकेज ऑफ रॉक, रॉक टूटेगा और उससे क्या होगा, शेप चेंज, शेप साइज कॉन्फ़िगरेशन चेंज, शेप साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज। सभी लोगों ने शोले मूवी के बारे में सुना होगा। शोले मूवी में जहाँ पे गब्बर के गुड्डे बैठे रहते हैं, देखा होगा, बड़ी चट्टानें होती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, मतलब पहाड़ों को आप देखेंगे, ठीक है, तो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ठीक है, लाइक दिस। उन चट्टानों के ऊपर कुछ कुछ पत्थर रखे होते हैं इस तरीके से, ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पे फिर उनका एक गब्बर का गुंडा बैठा हुआ है, जिसको बोलता है कितने आदमी थे सांबा, ठीक है, तो बोलता है उस्ताद इतने आदमी थे। तो देखा आपने वो शोले मूवी का सीन, तो बेसिकली वेदरिंग और ये एक्स जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं उनका ही एक फिनोमेना है, ठीक है, उस तरीके से। तो हम कल पढ़ेंगे कि कैसे कैसे फिजिकल केमिकल वो सब जो एजेंट्स हैं वो सब एक्ट करते हैं। और तो हमने देखा सन की इंसोलेशन, हीट, वो मेन कॉज है। सन की इंसोलेशन से ही जब हम देखेंगे हीट होती है, हम इसको पढ़ेंगे, उससे विंड्स चलती हैं, उसी हीट से विंड्स चलती हैं, उसी हीट से रेनफॉल भी होगी, हम देखेंगे आगे चल के क्लाइमेट में, और वहां से फिर से हमारा वेदरिंग फिनोमेना होंगे, ठीक है। उसी से हमारे केमिकल रिएक्शंस होंगे, फिजिकल होंगे। तो जब ये हीट और ये सब हमारे पास आएंगी, विंड्स, रेनफॉल, इनसे हमारे केमिकल रिएक्शंस भी होंगे, इनसे हमारे केमिकल रिएक्शंस भी होंगे, इनसे हमारे फिजिकल वेदरिंग भी होगी, इनसे हमारे बायोलॉजिकल फिनोमेना भी होंगे। उन सब की मदद से हम एक्सोजेनेटिक फिनोमेना को समझेंगे, ठीक है। चलिए गाइस, नोट कर लीजिए। तो पीछे कर देता हूं मैं, बताइए, दिस इज स्लाइड नंबर 26, बताइए हो गया, 26 इज ओवर। मुझे आंसर राइटिंग अभी रॉक्स पे हम पहुंचेंगे ना, टाइप ऑफ रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो वहां पे आंसर राइटिंग कराऊंगा, क्योंकि अभी तक हम मेन सारे पार्ट में घुसे नहीं है। तो आंसर राइटिंग में जब भी कराऊंगा एक्चुअली मेन क्वेश्चन करवाऊंगा, और क्लास में मोस्टली मेन क्वेश्चन हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। 99.99% मेन क्वेश्चन क्लास में करा दूंगा, तो जो 0.01% है वो आपका जाके करना होगा, ठीक है। तो हीट इज द मेन फोर्सेस, फोर्सेस सन, हीट, वेदर, कोल्ड, और सब उसकी वजह से होते हैं, ठीक है। नोटेड, स्लाइड नंबर 26 आपका सभी का हो गया, ठीक है। ये स्लाइड नंबर 27, बुयंसी इफेक्ट। पीयूष यादव, जब जब पानी पानी बह रहा है, उसके ऊपर एक नाव चल रही है, तो नाव पानी के ऊपर क्यों चल रही है, बिकॉज़ ऑफ बुयंसी इफेक्ट, ठीक है। तो ऐसे ही जो कोर होती है ना, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे नाव चल रहे हैं, जब सारे नाव उल्टे चलने लग जाते हैं तो उसे बोलते हैं बुयंसी इफेक्ट, ने उल्टा चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। ये जगह यू हैव टेकन एब्सोल्युटली रॉन्गली। डायस्ट्रोपिज्म इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट, देखो डायस्ट्रोपिज्म पे हजारों साल में होता है, सडन मूवमेंट सडन होती है। ये हो सकता है कि डायस्ट्रोपिज्म और सडन मूवमेंट के पीछे दोनों मैग्मा का हाथ हो। सडन मूवमेंट भी मैग्मा से हो रही है, वोल्केनो मैग्मा से आ रहा है, अर्थक्वेक भी शायद मैग्मेटिक इफेक्ट हो गया, और जो डायस्ट्रोपिज्म वो भी मैग्मा के इफेक्ट से आ रहा है, लेकिन अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। यस यस वेल, रेडियल फोर्स एक्ट बोथ अपर एंड डाउनवर्ड, ठीक है गाइस, ओके। सडन मूवमेंट का स्लाइड कौन पूछ रहा है? सडन मूवमेंट, ओके, 24 कल जैसे नोट जल्दी से कराएगा सडन मूवमेंट। इनको हो क्या जा सकते हैं? यस, क्लास इज ओवर फ्रॉम माय साइड। हाँ यस यस, क्लास
क्लास इज ओवर, सडन मूवमेंट जो है अगर इसका स्लाइड हो गया है सभी का तो हम जा सकते हैं। तो ये टॉपिक गाइस अभी इसका एक्सोजेनिक वाला कमेंट थोड़ा बाकी है, कल की क्लास हम उसे खत्म करेंगे और फिर हम आगे रॉक्स स्टार्ट करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, हाउ रॉक फॉर्मेशन हैपेंस एंड रॉक फॉर्मेशन में भी हम समझेंगे कितने टाइप के रॉक्स होते हैं, रॉक साइकिल क्या होती है, ठीक। और हम देखेंगे आगे चल के कि जो आपके पास वेदरिंग क्या होता है, हम देखेंगे कि मास मूवमेंट क्या होता है, फिर हम समझेंगे कितने टाइप की वेदरिंग होती है, राइट। फिर अगर टाइम बचेगा तो हम रॉक स्टार्ट करेंगे और इसी टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल वाली क्लास में, ठीक है। तो मान के चलिए अगर सेम क्लास में टाइम हो रहा है तो हम क्वेश्चन सेम क्लास में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जहां पे क्वेश्चंस कई बार टॉपिक बच जाता है आगे, कई बार टाइम नहीं मिलता तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कल वाली क्लास में सॉल्व करेंगे। एपियोजेनिक का मतलब है शिवानी सिंपल कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन। एपियो मतलब कॉन्टिनेंट, फॉर्मेशन मतलब बनना। देखिए जो अंदर से फोर्सेस आ रही हैं वो है एंडोजेनिक और जो बाहर से आ रही है एक्सोजेनिक। ये अंदर से आ रही है जो मैग्मा हमने पढ़ाई है अंदर से, तो अंदर से क्या है एंडोजेनिक, जो बाहर से हवा चल रही है एक्सोजेनिक। अंदर से लावा, अंदर से मैग्मा, अंदर से जो फोर्सेस आ रही है जो कॉन्टिनेंट को उठा रही है गिरा रही है एंडोजेनिक। जो बाहर से हवा चल रही है, बाहर से कीड़े आ रहे हैं, बाहर से रोडेंट चल रहे हैं, रेनफॉल आ रही है, रिवर वाटर आ रहा है, ओशन वाटर आ रहा है, सी वाटर आ रहा है, क्या एक्सोजेनिक, ठीक है। अंदर से फोर्सेस बेसिकली वो मैग्मा ही है जो रिस्पांसिबल है, तो कोई अलग से फोर्सेस नहीं है 10-10 20 तरह की। इट्स सिंपल जो मैग्मा का इफेक्ट है, जो मैग्मा प्रेशर लगा रहा है, दैट इज एंडोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। दिस वाज फॉर यू प्रीति पांडे। सडन मूवमेंट शिवानी राजपूत अभी तो पता है, ये सडन मूवमेंट लिखा है मतलब अर्थक्वेक, ये सब एकदम आता है ना अर्थक्वेक, एक 10-12 सेकंड के लिए आएगा चले जाएगा, बोल के अभी कुछ मिनट्स कुछ घंटों के लिए आएगा चले जाएगा, सडन मूवमेंट। टेंपरेचर प्रेशर डिफरेंशियल मतलब टेंपरेचर अलग। याद है कल हमने देखा था एक कन्वेक्शन सेल, आज भी मैंने बनाया था, अभी कन्वेक्शन सेल जो बनाया था क्लास में ड्रॉ किया था, मैं बताया था जो हैवी होते हैं आइटम्स वो नीचे कहते हैं। राधिका चौहान आपने सुना नहीं आज क्लास में, कहां थे जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था? देखिए दोबारा से, यहाँ देखिए तो जो लाइट आइटम्स है ऊपर जाते हैं हॉट, जो चीज हॉट होती है गर्म, गर्म मतलब डेंसिटी क्या कम, डेंसिटी का मतलब हल्का ऊपर, और जो ठंडी होती है नीचे, तो ऊपर क्या है क्रस्ट, क्रस्ट ठंडी है तो क्रस्ट क्या कर रही है ठंडक पहुंचा रही है, तो वो ठंडी चीज नीचे आ रही है, और जो नीचे से कोई गर्मी दे रही है तो गर्म चीज ऊपर आ रही है, तो गर्म चीज ऊपर आती है, ठंडी चीज नीचे आती है, सेल बनता है। ये जो है जो मैग्मा ऊपर लेके आता है, दिस इज प्रेशर एंड टेंपरेचर डिफरेंशियल। टेंपरेचर डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, उससे क्या होता है आइटम्स ऊपर आते हैं, उसको धक्का देता है ऊपर, टेंपरेचर डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस करता है, तो ये डिफरेंशियल होते हैं, ठीक है। नो प्रगति नॉट पॉसिबल। ओके गाइस, जिनको हो गया आप जा सकते हैं। तो चलिए क्लास इज डन फ्रॉम माय साइड। कल बात करेंगे रमेश भाई, टुमारो कॉन्ट्रैक्शन से कैसे क्रैक बनेंगे कल बात करेंगे, ठीक है। कल भी बाकी है तो हम कल बात करेंगे क्योंकि अभी तक वो टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। हां जियोमॉर्फिज्म इज सेपरेट थिंग, जियोमॉर्फिज्म इज न्यू चैप्टर, ठीक है। बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे कि एल्गे, एल्गे तो नहीं, बैक्टीरिया है, रोडेंट है, फॉर एग्जांपल रैट्स, फॉर एग्जांपल लिजर्ड्स, गेको, राइट, एंड सेम वे अदर इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स आर देयर, सेम वे अर्थवॉर्म्स आर देयर, बैक्टीरियाज आर देयर, दोस आर बायोलॉजिकल। ओरोजेनिक मतलब माउंटेन, डाउन वार्पिंग, नीचे जाना, डाउन वार्पिंग, ये डाउन वार्पिंग है, डाउन वार्पिंग, धस जाना, डाउन वार्पिंग, सबसाइडेंस। आकाश चौहान दैट हिल्स एंड माउंटेन्स डिफरेंट, वी विल डिस्कस इन माउंटेन्स। आई एम टेलिंग यू हिल्स और माउंटेन्स के बारे में बात करें तो माउंटेन्स जो है, माउंटेन्स के अलग पार्ट होते हैं, माउंटेन चेन्स, कॉर्डिलेरा, माउंटेन सिस्टम्स, ठीक है। हिल्स तो एक सिंगल पीक होती है, ठीक है, हिल्स 1 और 2 पीक्स आर नोन एज ग्रुप ऑफ पीक्स आर नोन एज हिल्स, लेकिन माउंटेन सिस्टम, माउंटेन चेन, माउंटेन कॉर्डिलेरा इज अ होलिस्टिक वर्ड, एक छोटा वर्ड है, माउंटेन इज अ बिग वर्ड, ठीक है। पवन कुमार थोड़ा दिमाग खोलिए, ठीक है, थोड़ा सा मुंह तो क्या करिए, दिमाग खोल जाएगा तो समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में नहीं आने वाली फिर ज्योग्राफी, भूल जाओ यूपीएससी कैसे क्रैक होगी फिर, ठीक है। तो यू हैव टू बी लिटिल बिट पॉजिटिव एंड वेरी मच एनर्जेटिक इन द क्लास, देन ओनली समझ में आएगा। अगर आप कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आया मतलब आपके साथ बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटेंट बैठे हैं उनको समझ में आ रहा है, ठीक है। गाइस बता दो एक बार क्या किसको क्या समझ में आया। तो पवन जी आप थोड़ा सा भी खतरे में हैं, थोड़ा सा दुनिया में आइए और देखिए कंपटीशन कितना जबरदस्त है, तो आपको थोड़ा सा अवेकनिंग की जरूरत है, एनलाइटमेंट की जरूरत है। 2-3 बार पढ़िए, आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत आगे निकल रहे हैं, तो आप ये बात अपने अंदर धारण कर लीजिए कि कॉम्पिटिटर भाग रहे हैं, मुझे और तेज भागना है, स्प्रिंट मारनी है, तभी जीत पाएंगे, ठीक है। आर एंड डेलाइट सेविंग इन बोथ समर एंड विंटर, समर का एग्जांपल मैंने दिया था, समर विंटर दोनों में आता है, ठीक है। शिवानी शर्मा भी तो बताया था कन्वेक्शन सेल, हल्की चीजें ऊपर जाती हैं, भारी नीचे गिरती हैं, तो नीचे गिरना और घूम के ऊपर आना, ये सेल बनते हैं, इसे कन्वेक्शन सेल बोलते हैं। हीट के ट्रांसफर से, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर का मोड है कन्वेक्शन सेल, मतलब किसी का गिरना किसी का उठना, कन्वेक्शन सेल। अभी दिखाया था रेडियोएक्टिव एलिमेंट मतलब जिसमें रेडियोएक्टिव रेडिएशन निकलती है, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यूरेनियम रेडियोएक्टिव, पोलोनियम का रेडियोएक्टिव, थोरियम रेडियोएक्टिव, तो वो उसके अंदर होते हैं, उनसे बहुत एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, तो वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो हो गया सभी का। लाइट रॉक्स गोस अपवर्ड, लाइट रॉक्स नहीं होते, वो मटेरियल होता है, दैट इज लाइट मोल्टन मटेरियल। तो लाइट मटेरियल की हल्का हो जाता है, डेंसिटी कम होती है, इसलिए ऊपर की तरफ भागता है, क्योंकि हैवी मटेरियल उसको नीचे से टेक ओवर कर लेता है, ठीक है। हां यस यमन राव, आंसर इज यस यमन राव, यस 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 तुलसानी, एब्सोल्युटली यस पल्लवी शर्मा, बिल्कुल ठीक बात है अंकुश, बिल्कुल ठीक बात है। गुड नाइट शिखा, गुड नाइट मनीषा। ओके रोहित, थैंक यू शिवानी शर्मा। माउंटेन फॉर्मेशन कशिश, होस्ट एंड ग्रेविन माउंटेन फॉर्मेशन का पार्ट है, हम इसको आगे चल के पढ़ेंगे, हम कहां आएंगे माउंटेन फॉर्मेशन में, कैसे बनती है माउंटेन, ठीक है। गुड नाइट निमिषा, थैंक यू शुभम। शरीक खान इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस। ओके कुमारी संजना, गुड नाइट गाइस।
can also become, thank you Radhika, sun can also become black hole, ठीक है? आर्यन, daylight saving can mean summers and winters both, तो घबराओ मत, समझ में होता है हम थोड़ा पीछे करते थे, विंटर में आगे करते थे, ठीक है? ओके गगनदीप, गुड नाइट। ओके डियर, गुड नाइट त्रिशा पाल, गुड नाइट आदित्य, गुड नाइट श्रद्धा, नोट्स इनफ पंडित, क्लासेस ओवर दीपक, गुड नाइट प्रीति, ओके अर्जुन, बाय बाय, बाय पुलक, बाय शिवानी राजपूत, बोलिए शिखा क्या डाउट है आपका, व्हाट इज योर डाउट? गुड नाइट आकांक्षा। नहीं, बाहर से नहीं आई कुमकुम पटेल, ये टेंजेंशियल फोर्सेस आपने देखा नहीं, जो ये एरोजेनिक एंडोजेनिक का पार्ट है, एंडोजेनिक अंदर से बाहर से कैसे, कोई फोर्सेस बाहर से नहीं आती, वो अंदर से ही आती है, इनसाइड अंदर से आती है, अंदर से ही देखेंगे कि वो अंदर से आती है, एंडोजेनिक का पार्ट है। या डायस्ट्रोफिज्म का फर्दर पार्ट क्या है, एपियोजेनिक ओरोजेनिक। तो पहले यू हैव व्हाट, अर्थ मूवमेंट दो तरह के, एंडो एक्सो, एंडो का फर्दर दो पार्ट क्या है, डायस्ट्रोफिज्म सडन, डायस्ट्रोफिज्म का फर्दर दो पार्ट क्या है, एपियो ओरो। तो मतलब सब कुछ एंडो ही है, एपियोजेनिक ओरोजेनिक डायस्ट्रोफिज्म सडन मूवमेंट सब क्या है, अंदर से आया है, एंडो है ये। काजल सिंह, वेली फॉर्मेशन फर्स्ट अकर्स बिकॉज़ ऑफ एंडो देन एक्सो, क्योंकि वेली पहले जमीन के खिंचाव से बनती है, फिर उसमें डिपॉजिट होता रहता है, तो पहले एंडो फिर एक्सो है, तो एक्सो उसमें असर डाल रही है, एक्सो उसका कारण नहीं है वेली को बनाने का कारण तो हिमालय में जो खाई बनी है उसने बनाई है, अंदर से क्रस्ट में बनाई है ना, तो एंडो है। लेकिन आज हिमालय की खाई में मिट्टी आगे जमा हो जाती है, तो वो एक्सो है, तो पहले एंडो फिर एक्सो, मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है, एंडो का, ठीक है? यस विवेक, हीट ज्यादा होगा, थैंक यू प्रदीप, हीट ज्यादा होगा तो भाई डेंसिटी कम होगा ना, हल्की होगी ना, मॉलिक्यूल दूर भागेंगे ना, वॉल्यूम बढ़ेगा ना, हीट ज्यादा तो मॉलिक्यूल बढ़ेगा, बहुत गर्मी होगी, चलो दूर दूर चलेंगे, साइज बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मास कम होगा यार, कल पढ़ा तो था, भूल गए नलायको। ओके प्रांशु सिंह भाई, गॉट योर पॉइंट। ओके प्रतिमा प्रियदर्शनी, गुड नाइट, गुड नाइट प्रांशु। रॉक फॉर्मेशन एक अलग टॉपिक है गाइस, ठीक है? चलिए हंस रहे हैं लोग, हो गया सभी का? हाँ ऋषि प्रकाश पढ़ लो फर्स्ट ईयर से भी, ठीक है, पढ़ सकते हो आप, नो प्रॉब्लम पवन, गुड नाइट आर्यन, गुड नाइट गोलू गुप्ता, बाय संभवी, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट माशुता। पवन कुमार, फोकस कैसे करें मेडिटेशन करो सुबह उठ के, आप सोचो किस पैसे दिए पीडब्ल्यू क्लास खरीदने के, पेरेंट्स से होंगे, कहां से लेके आए पैसे, मेहनत से कमा के लेके आए ना, तो हमें एंश्योर करना है कि हम उनके पैसों का पूरा यूटिलाइजेशन करें, बर्बादी ना करें, तो क्लास में अपने आप मन लगेगा, हमें दिखाना है सोसाइटी को कि हम कितने काबिल हैं, ठीक है? ओके निशा, थैंक यू मिताली, थैंक यू सोनी, थैंक यू, गुड नाइट श्रुति भारती। बिकॉज़ जानवी दास को हैज वेरी हैवी एलिमेंट्स, तो कोई इज एन एक्सेप्शन। जानवी दास, नवीन अगर कल बात करेंगे मास मूवमेंट की, अभी नवीन आप जाइए सो जाइए, कल बात होगी मास मूवमेंट की, मास मूवमेंट अभी तक शुरुआत नहीं हुई है, ठीक है? ओके नजीर फारूक, गुड नाइट, थैंक यू आयुषी, बोलिए शिखा पर गेट आउट है, गुड टू नो दैट, रवि अभिषेक, गुड टू नो दैट।